हेलो मानवा बडीज़, स्वागत है आप सबका एक और ज़बरदस्त मानवा एपिसोड में। आज मैं सुनाने वाली हूँ कहानी सेविंग माय स्वीट हार्ट मानवा की, और ये है इस मानवा का पार्ट 9। तो चलिए जानते हैं लेटिशिया और जिटेन की ज़िंदगी की आगे की कहानी। जोसेफिना बौखला गई है। वो ये जान काफ़ी गुस्सा है कि तेनोआ एक आम इंसान के हाथों मारा गया, क्योंकि जिसके पास उसकी विंग की शक्तियाँ थी वो कैसे एक पावरलेस ऑर्डिनरी इंसान के हाथों मारा जा सकता है। ये बहुत ऑब्वियस था कि तेनोआ की मौत की खबर सुन जोसेफिना पागल हो जाएगी, स्पेशली इस वजह से कि उस बात को साबित करने के लिए उसकी लाश तक नहीं थी। जैसा कि आर्विन ने सोचा था, जोसेफिना को उसके बारे में तब तक नहीं पता था जब तक खुद आर्विन ने आकर उसको ये बात नहीं बताई। जब सही वक्त आएगा तब ये बात प्रूफ बन जाएगा कि जोसेफिना एक नकली सेंट है। आर्विन सोचता है, लेकिन उस वक्त तक मैं लेडी लेटिशिया के साथ नहीं हो पाऊंगा। गॉडेस की चूजन वन के पास ये ताकत होता है अपने विंग्स को डिटेक्ट करने का, इसलिए अगर उनके विंग्स मर जाते हैं तो एक सेंट को तुरंत इसका एहसास हो जाता है, जैसा कि आर्विन की हालत का एहसास जेनस में लेटिशिया को होते हुए हमने देखा था। लेकिन तेनोआ की मौत के केस में ऐसा नहीं हुआ। आर्विन एक लौता इंसान है जिसको ये बात पता है कि जोसेफिना पहले से ही तेनोआ की मौत के बारे में नहीं जानती थी। ये काफ़ी वजह है जोसेफिना के लिए आर्विन को मारने की। जोसेफिना एक कटार निकालती है और कहती है, आर्विन, मैं चाहती हूँ कि तुम खुद को इससे मार मेरे लिए अपनी वफादारी का सबूत दो। मुझे यकीन है कि अगर तुम सच में मुझे सर्व करते हो तो तुम ये कर पाओगे। आर्विन सोचता है, मेरा रोल अब ख़त्म हो चुका है। अगर मैं बस कुछ ही वक्त के लिए ही सही जोसेफिना का ध्यान भटका सकूं ताकि लेडी लेटिशिया को वक्त मिल जाए अपने सारे विंग्स को इकट्ठा करने का, तो बस यही मायने रखता है। ये सोच आर्विन खुद को स्टैब कर लेता है। उधर जेनस में लेटिशिया और ड्रैगन मिल चुके हैं। ड्रैगन कहता है, मेरा नाम सिगमंड है, मैं सब चीज़ों का आदि और अंत हूँ। शायद तुम्हें याद नहीं, लेकिन हम पहले भी एक बारी मिल चुके हैं। लेटिशिया को याद आता है कि ये नाम तो उसने राजमाता की कहानी की किताब में देखा था। ये नाम उस ड्रैगन का है जिसने पहले गिलियाड को ब्लेस किया था, वो ड्रैगन जिसने जेनस को बनाया था। लेटिशिया को याद आता है कि यही वो लड़का है जिसने हेडन में उसे ठीक करा था। लेटिशिया को ये उसकी एनर्जी से पता चल रहा है। वो सोचती है, ड्रैगन क्यों मेरे सामने आए हैं? ये मायने नहीं रखता कि क्यों। मैंने कभी भी इतनी डेस्परेटली एक मिरेकल की इच्छा नहीं करा है, और जो उसे सच कर सकता है वो यही मेरे सामने खड़ा है। सिगमंड कहता है, तुम मुझे पहचान गई हो ना? लेटिशिया आर्विन के लिए काफ़ी घबराई हुई है। वो कहती है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है लॉर्ड सिगमंड। एक विंग के लिए गॉडेस की चूजन वन उनकी आत्मा की मास्टर होती है। उसे याद आता है कि कैसे आर्विन ने एक बारी उसे कहा था कि मास्टर की खुशी विंग्स की खुशी होती है, और मास्टर का दुख विंग्स का भी दुख होता है। जब लेटिशिया ने आर्विन को वैसा कहते सुना था तब उसे नहीं पता था कि उनका रिश्ता असल में कितना गहरा है। उसे तो बस खुशी महसूस हुई थी कि वो किसी के लिए उतना मायने रखती है। उसे नहीं पता कि आर्विन कब से उसके लिए केयर करने लगा था। शायद जब उसने चुपके से लेटिशिया को दवा दी थी तब से ही। उसे याद आता है कि कैसे आर्विन ने कहा था कि अगर उसको और नोएल को कभी एक बच्चा हो तो लेटिशिया उसकी गॉड मदर बने। लेटिशिया ने उसको वादा करा, भले ही उसे खुद नहीं पता था कि वो अपना वादा निभा पाएगी या नहीं। लेटिशिया ने वादा किया है कि वो आर्विन के बच्चे की गॉड मदर बनेगी। आर्विन बस उसका विंग नहीं है, वो उसके परिवार का हिस्सा है। इसलिए लेटिशिया सिगमंड से कहती है कि आप उसको भी बचा सकते हो जैसे आपने मुझे बचाया था। मैं आर्विन को ऐसे खो नहीं सकती। सिगमंड कहता है, मुझे देखो लेटिशिया, तुम अपने विंग को नहीं खोओगी क्योंकि तुम खुद उसे बचाओगे। लेटिशिया पूछती है कि वो वैसा कैसे कर सकती है, तो सिगमंड कहता है, इंसान आखिरकार कमज़ोर होते हैं। कई साल बीत गए लेकिन कुछ नहीं बदला। हमेशा से ही ऐसे लोग रहे हैं जो कि प्रोफेसीज में भरोसा नहीं कर पाते, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेटिशिया सोचती है, प्रोफेसीज? उसे याद आती है गॉडेस की प्रोफेसी, जहां उन्होंने कहा था कि लेटिशिया की ज़िंदगी सिर्फ खुशियों से भर जाएंगी, यानी उसकी ज़िंदगी में अब से कोई दुख नहीं होगा। वो पूछती है कि क्या सच में वो आर्विन को बचा पाएगी, लेकिन कैसे? सिगमंड कहता है, वो आसान नहीं होने वाला। क्या तुम फिर भी वो करने को तैयार हो? लेटिशिया बिना सोचे कहती है, हाँ। सिगमंड लेटिशिया का हाथ पकड़ कहता है, अगर ऐसा है तो तुम्हें एक बहुत दूर का सफ़र तय करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे रास्ते में कोई परेशानी भी दिख जाए तो भी घबराना मत। तुम्हें बस थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, उसके बाद तुम्हें अपना रास्ता खुद दिख जाएगा। वहाँ एक तेज़ रोशनी दिखाई पड़ती है और अगले ही पल लेटिशिया वही ज़मीन में गिर पड़ती है। तभी सिगमंड के रोब से एक चूहा निकलता है और कहता है, दूसरी तरफ मुझे अपने सामने कुछ नहीं दिख रहा। मुझे बस मेरे 2 पैर फिर से गायब होते दिख रहे हैं। यानी फिर से हमारा जादूगर मुश्किल से चूहा बना था, लेकिन लेटिशिया की ज़िंदगी से इंटरफेयर करने की वजह से वो फिर से धूल बनने वाला है। बेचारा, लगता है वो फिर से इंसान तो बनने से रहा।
सिगमंड कहता है कि उन्हें लेटिशिया को एक ऐसी जगह शिफ्ट करना होगा जहां लोग उसे आसानी से नोटिस कर सके। हाइंस कहता है कि जब जेनस का राजा यानी डिट्रेन उसे इस हाल में देखेगा तो वो तो पागल ही हो जाएगा। हाइंस फिर से धूल का गोला बन चुका है। वो कहता है एक बॉडी जिसने अपना आत्मा खो दिया हो वो इंसानों को लाश जैसे दिखाई देगी। सिगमंड कहता है यही रास्ता बेहतर है, ये उसकी हेजिटेशन को ख़त्म कर देगा। कोई भी इंसान हमेशा जिंदा नहीं रह सकता। एक इमोर्टल होने की वजह से सिगमंड को ये नहीं पता था। ये कुछ ऐसा था जो उसके दिमाग को तो पता था लेकिन दिल को नहीं। होपफुली ये हादसा डिट्रेन को ये समझने में मदद करेगा कि उसको अपना कीमती वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका साथी हमेशा उसके पास नहीं होगी। इस बारी सिगमंड को यकीन है कि डिट्रेन अपना मन बना पाएगा। इसी वक्त डिट्रेन एक मीटिंग में है जहां लोग बात कर रहे हैं कि कैसे आजकल मॉन्स्टर्स और भी ज़्यादा अग्रेसिव होते जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि गॉडेस की शक्ति में कुछ गड़बड़ है। डिट्रेन कहता है गॉडेस की पावर में कुछ खराबी नहीं है, प्रॉब्लम तो लगता है जोसेफिना की शक्ति में है। एक आदमी कहता है सेंट की शक्ति में कोई खराबी है, ये आप कैसे जानते हो? डिट्रेन कहता है कि वो ये बात अभी उन्हें नहीं बता सकता। मन ही मन वो सोचता है मैं ये इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा है कि गॉडेस की शक्तियाँ अभी भी काफ़ी बढ़िया है। जल्द ही पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि लेटिशिया सेंट की सच्ची चूजन वन है। उसके पति होने के नाते जब वो दिन आएगा तब डिट्रेन बस उसे जोसेफिना से बचाकर रख सकता है। डिट्रेन सबको कहता है कि उन्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा, जब सही वक्त आएगा तब वो उन्हें सारी बातें समझाएगा। लोग भी ये सुन खुश होते हैं। डिट्रेन खुश दिख रहा है तो ज़रूर उसे पता होगा कि जोसेफिना की शक्तियों में कुछ तो परेशानी है। वो कहते हैं कि पिछले 7 साल डिट्रेन को उन्होंने कई तकलीफ़ों का सामना करते हुए देखा है, तो उसमें ये पॉजिटिव चेंज देख वो काफ़ी खुश है। वो कहते हैं होली एम्पायर से वापस आने के बाद योर मैजेस्टी काफ़ी अच्छे खासे लग रहे हैं, ये ज़रूर पावर ऑफ लव है। डिट्रेन शर्माते हुए कहता है ये क्या कह रहे हो आप सब, प्यार? मुझे लगता है कि हमें एक ऑफिशियल मीटिंग में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बाय द वे क्या ये इतना नोटिसेबल था? लोग कहते हैं कि इसको तो नोटिस करने से भी ज़्यादा नोटिस ना करना मुश्किल था। सब लोग देख सकते हैं कि डिट्रेन को लेटिशिया से प्यार हो गया है। डिट्रेन नहीं जानता था कि ये इतना ऑब्वियस हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ लेटिशिया को अभी भी उसकी फीलिंग्स के बारे में कोई भनक तक नहीं है। डिट्रेन सोचता है कि वो कब लेटिशिया से अपने प्यार का इजहार करने का हिम्मत जुटा पाएगा। डिट्रेन कहता है मुझे ये जान खुशी हुई कि सबको ये ऑलरेडी पता है, तो मैं इस चांस को यूज़ कर एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मैं एक दूसरी शादी करना चाहता हूँ। जो शादी होली एम्पायर में हुई थी वो एक प्रॉपर शादी नहीं थी। डिट्रेन याद करता है कि उनके उस शादी में सेलिब्रेशन से ज़्यादा लोगों का इंसल्ट था। शादी के मेहमानों की नफरत भरे चेहरे याद करने से भी डिट्रेन का खून खौलने लगता है। लेटिशिया को एक दुल्हन के रूप में जो दुख महसूस हुआ होगा उसका तो डिट्रेन अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। ऐसा डिट्रेन सोच रहा है, लेकिन लेटिशिया तो असल में उसे शादी कर काफ़ी खुश थी। डिट्रेन सबको बताता है कि इसीलिए वो लेटिशिया के लिए एक प्रॉपर शादी का इंतज़ाम करना चाहता है जहां उन्हें सबका आशीर्वाद मिले। वहां मौजूद आदमियां भी कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वो सब शादी के इंतज़ाम के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। डिट्रेन ये देख खुश है कि वो लोग ऐसे इसे प्लान कर रहे हैं जैसे कि उनके खुद के बच्चों की शादी हो। उनकी आंखों में इस बात को लेकर जो खुशी है ये देख डिट्रेन को रियलाइज़ हो रहा है कि उसकी पत्नी और वो फाइनली घर लौट आए हैं। जब यहाँ सब ये बातें कर रहे हैं डिट्रेन को अंदाज़ा तक नहीं है कि बाहर लेटिशिया किस हाल में है। दूसरी तरफ होली एम्पायर में नोएल को कहा जाता है कि जोसेफिना ने उसे हुक्म दिया है कि आर्विन को वो बस उतना ही हील करे कि वो मरे ना। नोएल आर्विन को उस हाल में देखती है। वो वहाँ मौजूद आदमी को वहाँ से निकल जाने को कहती है। जब वो फिर भी बातें करता रहता है नोएल गुस्से से उस पर चिल्लाती है क्या तुमने नहीं सुना कि मैंने क्या कहा? वो आदमी डर के मारे तुरंत वहाँ से चला जाता है। नोएल सोचती है बस उतना हील करूँ कि वो मरे ना, एज इफ़ वो मुझसे वैसा करवा सकती है। वो आर्विन के सामने झुकती है और कहती है कि वो अब उसे हील करने वाली है, लेकिन आर्विन नोएल को रुक जाने को कहता है। आर्विन को थोड़ा होश आ चुका है तो नोएल उसे कहती है कि वो उस कटार को निकालने वाली है तो आर्विन को दर्द हो सकता है, लेकिन आर्विन फिर से नोएल को रोकने की कोशिश करता है। आर्विन कहता है कि अगर वो पूरी तरह से ठीक हो जाए तो ये बात बस जोसेफिना को और भी ज़्यादा प्रोवोक करेगी। जोसेफिना डरी हुई है क्योंकि अब आर्विन को पता है कि उसको तेनोआ की मौत के बारे में नहीं पता था। वो ये भी चाहती है कि मंदिर में मौजूद सभी लोग 2 विंग्स की एब्सेंस को लेकर अनईजी महसूस ना करें।
वो कहता है इसीलिए वो मुझे ज़िंदा रख रही है। वो मुझे इस बात का एग्जाम्पल बना रही है कि उसने अपने ही हाथों एक ताकतवर विंग को पनिश करा और हर विंग की ज़िंदगी उसके हाथ में है। नोएल रोते हुए कहती है कि तो फिर वो क्या करे। आर्विन कहता है वैसा ही करो जैसा जोसेफिना ने कहा है। मुझे यकीन है कि उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार मैंने उसे अपनी वफादारी का सबूत अपने जान से दिया है। आर्विन अभी झूठ बोल रहा है, लेकिन अगर वो नोएल को ये यकीन नहीं दिलाता कि उसे कुछ नहीं होगा तो वो चुप नहीं बैठेगी। अगर वैसा हुआ तो नोएल खतरे में पड़ जाएगी और जोसेफिना को लेटिशिया की असली पहचान के बारे में भी पता चल सकता है। आर्विन सोचता है लेडी लेटिशिया और नोएल के खातिर मैं जब तक सह सकता हूँ मुझे ज़िंदा रहना होगा। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि कोई सोच रहा है। यहाँ काफ़ी ठंड और शोर शराबा है। मैं कहाँ हूँ? बर्फ़? क्या साल के इस वक्त बर्फ़ गिर रहा है? ये किसके हाथ है? ये काफ़ी रूखे हैं और ये मेरे जैसे तो नहीं दिखते। तभी एक औरत कहती है तुम कब तक इंतज़ार करने वाली हो एरिना? मुझे नहीं लगता कि आज वो दिन है। मैं तो शायद घर लौट जाऊंगी अब। बर्फ़ भी काफ़ी तेज़ गिर रही है और मुझे लगता है कि बाकी के सब भी जाने वाले हैं। ये लड़की वही एरिना है जिसे हमने पिछले एपिसोड में कैलिस्टो से बात करता सुना था। वही होली टेम्पल की पुजारन जो कैलिस्टो के लिए काम करती है और उसका भाई हाल ही में गायब हुआ है उस प्रोफेसी की वजह से। वो होली पैलेस के बाहर खड़ी है, लेकिन ये देख वो काफ़ी चौंक जाती है। ये वो जगह है जिसे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से वाकिफ़ है, लेकिन ये वो जगह भी है जहाँ उसे नहीं लगा था कि वो फिर से वापस आएगी। वो सोचती है कि मैं यहाँ कैसे आ गई। ये बॉडी भले ही उसी एरिना की है, लेकिन इसके अंदर अभी लेटिशिया की आत्मा आ चुकी है, यानी लेटिशिया किसी और की बॉडी में एंटर कर चुकी है सिगमंड की मदद से। लेटिशिया सोचती है एरिना यहाँ क्या कर रही थी? क्या वो भी बाकी सब की तरह किसी का इंतज़ार कर रही थी? लेटिशिया उसकी सिचुएशन के बारे में पता लगाना चाहती है तो वो कहती है एक्चुअली मैं थोड़ा और इंतज़ार करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अभी भी होप है। वो औरत कहती है तुमने उनका कहा सुना ना एरिना? थर्ड विंग को जेल में डाल दिया गया है और उसके दिल को भी एक चाकू से स्टैब करा गया है। ये सुन लेटिशिया को पता चल जाता है कि आर्विन को क्या हुआ है। वो काफ़ी परेशान है। वो कहती है लेकिन वो अभी भी ज़िंदा है। औरत कहती है उसका क्या ही फ़ायदा, उन्हें दिल में मारा गया है। अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी उन्हें मरने को। पास ही में खड़ा एक आदमी कहता है तुम्हें कितनी बारी बताओ कि उन्हें दिल में नहीं दिल के करीब यहाँ मारा गया है, यहाँ। वो औरत कहती है कि उसे भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका चोट काफ़ी गहरा है। वह आदमी कहता है बकवास बातें मत करो, लॉर्ड आर्विन अभी भी ज़िंदा है। अभी भी चांस है कि मैं अपने बेटे को ढूंढ सकूं। औरत कहती है माइंड योर वर्ड सर, उस आदमी ने हर होलीनेस के खिलाफ एक बहुत सीरियस क्राइम कमिट करा है। उसे लॉर्ड और ये सब कहने के लिए आपको भी सज़ा मिल सकती है। आदमी कहता है मेरा बेटा लापता हो गया है। मुझे ये तक नहीं पता कि वो ज़िंदा भी है या नहीं। तुम मुझे कैसे काम रहने को कह सकती हो? औरत कहती है मेरा पति भी लापता हुआ है और एरिना का बड़ा भाई भी। हम सब भी आप जितने ही परेशान और हार्ट ब्रोकन है। ये सुन लेटिशिया को पता चल जाता है कि इन सब के बीच जो बात कॉमन है वो ये है कि इनके परिवार का कोई लापता हुआ है। वो सब जो 1 महीने पहले तक सेंट्रल टेम्पल में काम कर रहे थे, उनके परिवार वालों को कहा गया कि वो सब सेंट की एक स्पेशल मिशन पूरा करने गए हैं। लोगों को लगने लगा कि प्रोफेसी के एक दिन बाद होली नाइट्स यानी आर्विन के साथ जनस गए लोगों के साथ ही उनके परिवार वालों को भेजा गया होगा। उन्हें ये कहा गया कि उनके साथ 2 विंग्स भी गए हुए हैं तो वो सब ज़रूर सही सलामत वापस आ जाएंगे। 1 महीने बाद वो होली नाइट्स जो जनस गए थे वो वापस आ गए, लेकिन लोगों ने देखा कि उनके परिवार के वो लोग जिन्हें स्पेशल मिशन में भेजा गया था वो उनके साथ वापस नहीं आए। होली नाइट्स के गार्ड्स ये देख काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। वो सारे परिवार वालों को बताते हैं कि जनस जाने का काम बस उन्हें मिला था, उनके साथ कोई भी पुजारी नहीं गए थे। इसीलिए लोग खुद आर्विन से मिलकर इस बारे में पूछना चाहते हैं, लेकिन आर्विन भी आते ही जोसेफिना से मिलने चला गया था, जिसके बाद वो सब हो गया। उन्हें खबर मिली कि आर्विन जो कि जेनस की डेलीगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था उसे जेल में डाल दिया गया है और उसे एक काफ़ी गहरी चोट भी लगी है। लेटिशिया को अब यहाँ का सारा सिचुएशन समझ आ चुका है। तभी लोग कहने लगते हैं वहाँ देखो, ओ डियर, बस 2 दिन हुए हैं लेकिन वो कितनी थकी हुई सी और मिजरेबल लगती है। उसका ज़रूर इसलिए ऐसा हाल हुआ होगा क्योंकि उसके साथी विंग का वैसा हाल हो गया। किसको पता अगली बारी उसके साथ भी वैसा हो जाए तो। वो सब नोएल की बात कर रहे हैं जो वहाँ से होकर जा रही है। भीड़ में से लेटिशिया भी नोएल को देख लेती है।
नोएल काफ़ी परेशान और दुखी लग रही है। लेटिशिया सोचती है कि वो आर्विन से मिली होगी या नहीं। लोग समझ नहीं पा रहे कि आर्विन तो सेंट के लिए काफ़ी वफादार था, लेकिन फिर भी सेंट कैसे उसे खुद को अपने ही दिल में स्टैब करने को कह सकती है। इससे भी ज़्यादा चौंका देने वाली बात तो ये है कि उसने सच्ची में खुद के साथ वैसा कर भी डाला। इससे बढ़कर तो कोई भी वफादारी नहीं हो सकती। इसके बाद भी आर्विन को अंडरग्राउंड डंजन में बंदी बनाकर रखा गया। ये तो उसे सीधे सीधे मौत के मुंह में ढकेलने जैसा है। सबसे बेरहम इंसान भी अपने कुत्ते को तक ऐसा ट्रीट ना करे। किसी को नहीं पता कि आर्विन ने वैसा क्या कर दिया है, लेकिन सबको लगता है कि सेंट ने उसके साथ जो भी किया वो कुछ ज़्यादा ही अनफेयर है। लेटिशिया समझ चुकी है कि आर्विन ने वैसा उसे प्रोटेक्ट करने को किया है। वो तेनोआ के मौत के बहाने बना सकता था, लेकिन फिर भी उसने चुप रहने का फैसला करा। उसकी माँ नहीं, जोसेफिना को शक ना दिलाने को। लेटिशिया को यकीन है कि वो सारा इल्ज़ाम खुद लेकर लेटिशिया की और आने वाले हर खतरे को रोकने की कोशिश कर रहा था। वो कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया आर्विन? तुमने वादा किया था ना, तुमने वादा किया था कि तुम जिंदा रहोगे और एक खुशहाल ज़िंदगी जियोगे। लेटिशिया नोएल की ओर देख सोचती है, नोएल प्लीज़ मेरा इंतज़ार करो, मैं अब ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगी। मैंने खुद से कहा था कि मेरे करीबी सबको मैं प्रोटेक्ट करूंगी, भले ही इसका मतलब हो कि मुझे जोसेफिना से सब कुछ भी क्यों ना छीन लेना पड़े। लेकिन मैं ये भूल चुकी थी क्योंकि मैं होली एम्पायर को छोड़कर चली गई और ये यकीन कर बैठी कि मेरे सभी लव्ड वन सही सलामत हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं बहुत खुश हो गई थी। मैं इसके लिए उसे माफ़ नहीं करूँगी। इसका हिसाब मैं जोसेफिना से लेकर ही रहूँगी। लेटिशिया सोचती है, जोसेफिना जो सब भी तेरा है मैं वो सब तुझसे छीन कर रहूँगी। मैं तुझे पछताने पर मजबूर कर दूँगी कि तूने आर्विन और नोएल को चोट पहुँचाया और मुझे यहाँ तक लाया। ये सोच लेटिशिया, जो कि अभी एरिना की बॉडी में है, वो कहती है, लेकिन क्या ये सब थोड़ा अजीब नहीं है? मैं बात कर रही हूँ कि क्यों थर्ड विंग को पनिश करा गया। लॉर्ड तेनोआ की मौत के लिए थर्ड विंग भला क्यों जिम्मेदार होंगे? वो आदमी कहता है कि आर्विन उस मिशन के डेलीगेशन का लीडर था और क्योंकि तेनोआ उसी मिशन में मारा गया तो आर्विन ही तो जिम्मेदार है। वो औरत भी कहती है, और तो और सेंट को काफ़ी बड़ा सदमा लगा होगा कि सेकंड विंग मारा गया, और क्योंकि इस बात से वो बहुत गुस्सा थी उन्होंने वैसा किया लॉर्ड आर्विन के साथ, लेकिन फिर भी उन्हें ज़िंदा रहने दिया क्योंकि वो हर होलीनेस के फेवरेट विंग है। लेटिशिया कहती है, लेकिन मुझे तो लगा था कि गॉडेस की चूजन वन अपनी विंग्स की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकती है। जहाँ तक मुझे पता है अगर उनका विंग मर जाता है तो उन्हें तो तुरंत ही पता होना चाहिए। तो फिर क्यों हर होली ने सरप्राइज्ड हुई? होली नाइट्स के वापस आने से भी पहले ही उन्हें पता होना चाहिए था कि तेनोआ मर चुका है। मेरा मतलब, सोचो इसके बारे में। उन्होंने तो उल्टा ही उनके लिए एक वेलकम परेड करवाया और लोगों ने उनके ऊपर फूलों की बारिश कर दी। तो फिर उन्हें क्यों इस बात से सदमा लगा? उन लोगों का चेहरा एरिना की बात सुन पूरा बदल जाता है। वो पूछते हैं कि क्या एरिना ये कह रही है कि सेन को अपने विंग की मौत के बारे में नहीं पता था? एक चोजन वन कैसे अपने खुद के विंग की प्रेजेंस को नहीं महसूस कर सकती? गॉडेस की चोजन वन को ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उनकी ये बात वहाँ आसपास के सभी लोग सुन चुके हैं। कोई कुछ कह नहीं रहा, लेकिन सभी उनकी तरफ देख रहे हैं। लेटिशिया जानती है कि अभी तो डर के मारे ये सब चुप रहेंगे, लेकिन एक बारी जब शक के बीज उनके दिलों में बो दी जाए उसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता। लोग तुरंत कहने लगते हैं कि कहीं अफवाह सच तो नहीं है। उन्होंने सुना था कि वो जो प्रोफेसीज थी वो एम्पायर के बारे में नहीं बल्कि सेंट की शक्तियों के बारे में थी। अब इस बात को कैपिटल भर में फैलने को ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब इससे काफ़ी कम ही वक्त में सभी और फैला दिया जाएगा। शाम हो जाती है और लेटिशिया एरिना के घर पहुंच जाती है। वो खुश है कि उसके पास छुपने को एक जगह है। लेटिशिया तभी अपने विंड स्पिरिट को समन करती है और अचानक वहां एक बड़ा भेड़िया जैसा दिखने वाला विंड स्पिरिट आता है और कहता है, कौन हो तुम कौन हो एक हाई रैंकिंग स्पिरिट को समन करने को? लेटिशिया उसे छूती है तो उसे पता चलता है कि ये तो बेहिमोस है, आर्विन का विंड स्पिरिट। बेहिमोस लेटिशिया को इस रूप में नहीं पहचान रहा तो वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? लेकिन लेटिशिया खुश होते हुए उसको गले लगाती है। वो कहती है, ये मैं हूँ बेहिमोस। बेहिमोस भी तुरंत अपने पूकी मोड में आ जाता है और कहता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मुझे ये एनर्जी याद है। क्या आप लेडी लेटिशिया हो? लेटिशिया कहती है कि हाँ, ये वही है। बेहिमोस कहता है, लेडी लेटिशिया, मास्टर आर्विन, मास्टर आर्विन। ये कहते हुए वो रोने लगता है। लेटिशिया के सामने वो फिर से क्यूट सा छोटा सा बवंडर बन चुका है। लेटिशिया कहती है, मुझे पता है बेहिमोस, तुम घबराओ मत। मैं वादा करती हूँ कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं आर्विन को बचा कर रहूँगी। वो कहती है, मुझे टेंपल में घुसने का एक रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे नोएल से मिलना होगा। क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ है?
बेहीमोस कहता है कि हाँ, वो बस कुछ ही देर पहले उसे मिला था। लेटिशिया बेहीमोस को नोएल के पास जाकर उसे बताने को कहती है कि वो यहाँ है और वो चाहती है कि नोएल यहाँ आए। बेहीमोस भी ये सुन तुरंत वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद लेटिशिया देखती है कि बेहीमोस को यहाँ समन करने की वजह से वहाँ आसपास के सारे पेपर्स इधर उधर बिखर गए हैं। लेटिशिया इन्हें साफ़ करना चाहती है ताकि जब एरिना वापस आए तो उसका घर साफ़ हो। वहाँ मौजूद चीज़ों से लेटिशिया को पता चल रहा है कि एरिना होली पैलेस की एक पुजारन है। सभी और एरिना के काम के पेपर्स हैं और उनके ही बीच एक खाली पेपर है। उसे गौर कर देखने पर लेटिशिया देखती है कि उस खाली पेपर में कुछ लिखा हुआ है। लेटिशिया एक पेंसिल से उसे ट्रेस करती है। ये एरिना के कुछ प्राइवेट रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन लेटिशिया को ऐसा एहसास हो रहा है कि उसे इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। वहाँ कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। लेटिशिया ने कभी वैसे कैरेक्टर्स नहीं देखे, लेकिन वो हैरान है क्योंकि वो फिर भी उन्हें पढ़ पा रही है, जैसे कि उन बातों का मतलब खुद से ही उसके दिमाग में जा रहा है। वो पढ़ने लगती है, मेरी एक लौती बेटी के लिए, यानी ये वही प्रोफेसी है जो एरिना का भाई मरने से पहले लिख कर गया था। लेटिशिया आगे बढ़ती है, तुम जिन्हें प्यार करती हो उन सबको प्रोटेक्ट कर पाओगी जैसा कि तुम चाहती हो। लेटिशिया समझ जाती है कि ये गॉडेस की प्रोफेसी उसके लिए है। उसे इस बात का पूरा यकीन है। उसे कहा गया था कि उसकी शादी के दिन जोसेफिना को 2 प्रोफेसीज मिली थी। गॉडेस ने ज़रूर उस दिन लेटिशिया के प्रेयर्स का जवाब दिया होगा। लेटिशिया नहीं जानती कि ये प्रोफेसी एरिना के हाथ कैसे लगी, लेकिन उसे इतना पता है कि उसे एरिना की बॉडी में एंटर करने को सिगमंड ने दिया है, तो ज़रूर कोई वजह होगी कि क्यों उन्होंने एरिना की ही बॉडी को चूज़ करा। तभी लेटिशिया को टेबल के नीचे एक दूसरा नोट भी दिख जाता है। उसे शक होता है कि वो दूसरा वाला प्रोफेसी हो सकता है। वो उसे पढ़ती है। लिखा होता है, ये मैसेज बस तेरे लिए है। मेरी चेतावनी को याद रख। तू जिसने सबको धोखे में रखा है, तू भी अपने मुकाम तक पहुंचेगी। चाहे तू मेरे शब्दों को जितना भी क्यों ना घुमा ले, लेकिन तू होनी को नहीं टाल सकती। तू वक्त को चीट नहीं कर सकती। तेरे लिए अंत में जो इंतज़ार कर रहा है वो है एक बहुत ही भयानक मौत। लेटिशिया समझ जाती है कि ये प्रोफेसी जोसेफिना को मिली है। उसने गॉडेस डैनिटा की चेतावनी को इग्नोर करा और फिर से सारा इल्ज़ाम जनस के ऊपर लगा दिया। इस बारी तो बस ये प्रोफेसी थी, लेकिन जोसेफिना फिर भी नहीं रुकने वाली। उसकी पिछली ज़िंदगी में जब टेम्पल के बुरे और घिनौने काम सबके सामने आने लगे, जोसेफिना ने उन सब कामों के लिए भी जेनस को ही दोषी ठहराया और उसी बहाने जेनस राज्य पर हमला कर दिया। लेकिन इस बारी लेटिशिया जोसेफिना को वैसा करने नहीं देने वाली, क्योंकि वो डिट्रियन के ऑनर को भी प्रोटेक्ट करना चाहती है। लेटिशिया सोचती है, जस्ट वेट जोसेफिना, तू देखेगी कि तेरे सारे झूठ का नतीजा तुझे कैसे भुगतना पड़ेगा। अगर तूने हिम्मत भी की जेनस को एम्पायर में होने वाले विध्वंस के लिए इल्ज़ाम लगाने का, तो मैं, जेनस की रानी, तेरे सामने वही विध्वंस की साक्षात अवतार के रूप में प्रकट होंगी। लेटिशिया खिड़की खोलती है और कहती है, मैं, गॉडेस की एक लौती चोजन वन, तुम सबको कमांड करती हूँ मेरी बात सुनने को। एक काम है जो तुम सबको मेरे लिए करना ही होगा। लेटिशिया के ऐसा कहने से आसमान काला पड़ जाता है और एम्पायर में कई सारे मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं। आसमान और ज़मीन दोनों से ही मॉन्स्टर्स की झुंड एम्पायर में आने लगते हैं। लेटिशिया कहती है, मैं तेरे सामने विध्वंस की साक्षात अवतार के रूप में प्रकट होंगी। इसी वक्त आरविन सोच रहा है, मुझे काफ़ी ठंड हो रही है। क्या मरते वक्त ऐसा महसूस होता है? मुझे मौत से डर नहीं, लेकिन मुझे नोएल को अकेले छोड़कर जाने को परेशानी हो रही है। आरविन उस अंडरग्राउंड डंजन में खून की उल्टियाँ कर रहा है। आरविन को यकीन है कि उसकी मौत से नोएल काफ़ी शॉक्ड होगी। कहीं उसने होली पैलेस में आफत मचा दिया तो, जो एम्पायर के सेंटर में है, जहाँ जोसेफिना का इन्फ्लुएंस अभी भी बहुत स्ट्रांग है। अगर नोएल जोसेफिना के खिलाफ गई तो वो भी ज़रूर मारी जाएगी। आरविन कहता है, बस थोड़ा इंतज़ार करो नोएल, जब तक तुम सही सलामत नहीं हो जाती, कम से कम जब तक तुम फिर से लेडी लेटिशिया से मिल नहीं जाती। ऐसा सोचते हुए आरविन को याद आता है कि कैसे लेटिशिया ने उसे कहा था कि इस बारी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो नोएल का हाथ ना छोड़े। उसने लेटिशिया से ये वादा किया था, लेकिन लगता है वो अपना वादा नहीं निभा पाएगा। कैपिटल में वापस आते ही वो नोएल को प्रपोज करने का प्लान बना रहा था, लेकिन अच्छा हुआ उसने वैसा नहीं किया। आरविन को एहसास होता है कि उसकी मौत उसके बहुत करीब आ रही है। क्या उसे फाइनली अपनी सज़ा मिल रही है? तभी उसी डंजन के बाहर हम देखते हैं एक मॉन्स्टर गार्ड्स के ऊपर हमला कर रहा है, लेकिन वो सब इसे मार भी नहीं सकते क्योंकि ये मॉन्स्टर जोसेफिना का सबसे मनपसंदीदा पालतू मॉन्स्टर है। जब उन सब का ध्यान उस मॉन्स्टर पर है, तभी हम देखते हैं एक नकाब वाले इंसान को अंदर जाते हुए।
बाहर का शोर शराबा अंदर आर्विन सुन लेता है और सोचता है कि बाहर क्या हो रहा है। कहीं कोई मॉन्स्टर आज़ाद होकर खुद से ही अंडरग्राउंड डंजन में आ तो नहीं गया। वहाँ का पूरा सीलिंग ही हिलने लगता है, लेकिन वो काफ़ी हैरान हो जाता है कि वो कैसे सीलिंग को देख पा रहा है। वो तो मरने वाला था ना। लेकिन अभी उसकी आँख खुल चुकी है। कोई पूछता है, क्या तुम अब जाग चुके हो? वहाँ जो कुछ देर पहले आया था वो ज़रा लेटिशिया थी। वो कहती है कि उसने आर्विन के अंदर से वो कटार निकाल दिया है और जितना वो कर सकती थी उतना उसका इलाज किया। क्योंकि उसने आर्विन को पेन किलर्स भी दिए हैं, तो वो आर्विन को बताती है कि उसे अब उतना ज़्यादा दर्द नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसे ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए क्योंकि अभी लेटिशिया एरिना की बॉडी में है। आर्विन सोचता है, ये पुजारन क्यों यहाँ है? क्या जोसेफिना ने उसे मुझे हील करने को कहा? नहीं, वो तो नहीं है। अगर वैसा होता तो वो होली पावर का इस्तेमाल करती। लेटिशिया कहती है, बातें बाद में करते हैं, वरना मुझे लगता है कि मैं तुम्हें डांटने लग जाऊंगी। उसकी आवाज़ में तनाव है और उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। वो ऐसे बोलती है मानो वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हो। मुझे पता है कि वो अचानक प्रकट नहीं हो सकती थी। ऐसा चमत्कार होना असंभव है। उसका चेहरा और उसकी आवाज़ भी अनजानी है, लेकिन मैं उसकी एनर्जी को पहचानने में गलती नहीं कर सकता। वो इस पूरे दुनिया में बस एक ही इंसान के पास है। आर्विन उठने की कोशिश करते हुए कहता है, लेडी लेटिशिया। लेटिशिया उसे ना उठने को कहती है। अगर उसने वैसा किया तो उसके घाव और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जब तक उसका इलाज ख़त्म नहीं हो जाता उसको ऐसे ही लेटे रहना होगा। वो कहती है, ये मेरा हुक्म है। ये सुन आर्विन पूछता है कि क्या ये सच में वो है? लेटिशिया कहती है हाँ। वो मुस्कुराकर कहती है, मैं यहाँ अपने सेकंड विंग को बचाने आई हूँ। और जब वो ऐसा कहती है तब आर्विन को एरिना में लेटिशिया दिखाई देती है। जब वो लोग वहाँ से भाग रहे थे तब लेटिशिया आर्विन को बताती है कि क्या हुआ। उसने आर्विन को बताया कि उसने एक दूसरे इंसान का भेस लिया उस ड्रैगन की मदद से जिसने जेनस को बनाया था। उसने आर्विन को ये भी बताया कि कैसे मॉन्स्टर्स की मदद से वो यहाँ घुस आई, और ये भी कि नोएल उसका इंतज़ार कर रही है। नोएल लेटिशिया को देख रो पड़ती है कि उसे काफ़ी फिक्र हो रही थी। वो रोते हुए कहती है कि लेटिशिया ने क्यों उसे यहाँ अकेला छोड़ दिया, उस खतरनाक जगह में अकेले जाने को। लेटिशिया सोचती है कि इसलिए क्योंकि तुम स्टेबल नहीं थी नोएल, लेकिन ये बात वो नोएल को तो नहीं बता सकती। लेटिशिया कहती है, फिर भी मैं आर्विन को बचा पाई ना। उससे अपने होली पावर से ट्रीट करो नोएल। जब नोएल आर्विन को हील कर रही है तब लेटिशिया कहती है कि उसे नोएल से कुछ कहना है। नोएल ने कहा था कि जोसेफिना ने उसे आर्विन की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब जबकि लेटिशिया उसे वहां से बचा लाई है तो ये साफ है कि जोसेफिना इसका हिसाब नोएल से लेगी। इसका मतलब ये एम्पायर अब नोएल के लिए एक सेफ जगह नहीं है। लेटिशिया कहती है, इसीलिए मेरा इरादा है तुम्हारे साथ जेनस लौटने का। जब वो ऐसा कह रही है तब लेटिशिया देखती है कि नोएल रो रही है और काँप रही है। वो नोएल से पूछती है कि बात क्या है, क्या वो ठीक है? नोएल रोते हुए कहती है, माई लेडी आई एम सो सॉरी, मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी। लेटिशिया पूछती है कि वो किस बारे में बात कर रही है, क्या वो आर्विन को हील नहीं कर पा रही? नोएल कहती है, सब मेरी गलती है। जोसेफिना ने मुझे हुक्म दिया कि मैं आर्विन को बस उतना ही हील करूं कि वो मरे ना, इसलिए मैंने वैसा ही करा क्योंकि आर्विन वही चाहता था। मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैंने आर्विन को वैसे वहाँ नहीं छोड़ा होता तो ऐसा नहीं होता। लेटिशिया नोएल के पास जाकर उसे संभालने की कोशिश करती है। नोएल कहती है, नहीं, शायद मैं बस अपने होली पावर से कभी आर्विन को ठीक नहीं कर पाती। अब हम क्या करें माय लेडी? नोएल का हाल काफ़ी बुरा हो चुका है और वो बस रोती ही जाती है। वो कहती है कि वो आर्विन को हील नहीं कर सकती। लेटिशिया नोएल को ना घबराने को कहती है। क्या वो उस पर भरोसा नहीं करती? लेटिशिया नोएल को गले लगाकर कहती है कि आर्विन ठीक हो जाएगा। लेटिशिया ने नोएल को संभालने को ऐसा कह तो दिया, लेकिन वो खुद भी इस बात पर कॉन्फिडेंट नहीं है। क्या कैपिटल में कोई होगा जो कि जोसेफिना के हुक्म के खिलाफ जाकर आर्विन को ट्रीट कर सकता है? लेटिशिया के दिमाग में पहला नाम आता है विंग ऑफ हीलिंग, कैलाश की, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो लेटिशिया की मदद करेगी। आखिरकार वो भी उसी तरह की शक्ति का इस्तेमाल कर रही हो सकती है जैसा कि तेनोआ कर रहा था। लेटिशिया को याद आता है कि कैसे बार्नेस ने उसे बताया था कि तेनोआ ने उसे बताया कि उसे उसके पावर्स उसके असली मास्टर से मिले हैं। उसका ताल्लुक ज़रूर इस बात से है कि कैसे वो मर कर भी वापस जिंदा हो पाया। लेटिशिया सोचती है कि उनका असली मास्टर कौन है और क्या और भी विंग्स है जो इस डार्क पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेटिशिया आर्विन की ज़िंदगी किसी ऐसे के हाथों नहीं रख सकती जिस पर उसको भरोसा ना हो।
तो अब बचा है राजकुमार कैलिस्टो, जोसेफिना का पहला विंग। उसके पास इतना ज़्यादा माना है कि वो मैजिशियन टावर का अगला मास्टर बनने का कैंडिडेट तक है। लेटिशिया को ये दाव खेलना ही होगा, तो वो सोचती है कि वो उसी के साथ ट्राई करेगी। नोएल के मुताबिक वो जोसेफिना से काफ़ी नफरत भी करता है। लेटिशिया बेहीमोस को बुलाती है। नोएल रोते रोते सो गई है, तो वो बेहीमोस को कहती है कि जब नोएल जाग जाए तो बेहीमोस उसे इस घर से बाहर निकलने ना दे। बेहीमोस कहता है कि नोएल ये बात ज़रूर मानेगी क्योंकि ये लेटिशिया का हुक्म है, लेकिन क्या नोएल के साथ जाकर राजकुमार कैलिस्टो से मिलना ज़्यादा सही नहीं होगा? लेटिशिया कहती है नहीं, वो खुद से ही उसे मिलेगी। उसे यकीन है कि कैलिस्टो उसका कहा सुनेगा, क्योंकि एरिना के कमरे में लेटिशिया को जो भी सबूत मिले हैं उसके मुताबिक कैलिस्टो ही था जिसने एरिना को होली पैलेस में घुसाया था। इसी वक्त एम्पायर के इंपीरियल पैलेस में एम्परर यानी कैलिस्टो के पिता काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि एक बैरियर स्टोन जो है वो टूट चुका है। इसी गुस्से में वो एक गार्ड को तक मार डालते हैं। ये एक सेन की जिम्मेदारी होती है बैरियर स्टोन की ताकत को मेंटेन करने की, लेकिन ऐसी मुश्किल घड़ी में भी एम्परर उसे मदद नहीं मांग सकते। वो काफ़ी गुस्सा होते हैं और सोचते हैं कैलिस्टो वो बेवकूफ़, अगर वो इतना ज़िद्दी नहीं होता तो हम कभी इस मुसीबत में फंसते ही नहीं। एम्परर यही सोच गुस्से से चल रहे थे कि तभी उनकी मुलाकात लेहीर नाम के एक बंदे से होती है, जिससे वो पूछते हैं कि वो इतनी देर गए यहाँ क्या कर रहा है। लेहीर कहता है कि उसने सारा शोर शराबा सुना और उसे लगा कि आज रात एम्परर को उसकी ज़रूरत होगी, लेकिन वो ज़रासर आखिरी इंसान है जिससे आज एम्परर मिलना चाहते थे, क्योंकि ये लेहीर नाम का बंदा जोसेफिना का बड़ा बेटा है, यानी लेटिशिया का बड़ा भाई। एम्परर उसे टूटे हुए बैरियर स्टोन्स के बारे में पता होने नहीं दे सकते, इसीलिए वो कहते हैं कि यहाँ जो भी हुआ है वो होली टेम्पल से जुड़ी हुई नहीं है, तो लेहीर को इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एम्परर फिर भी उसे अपने साथ ड्रिंक करने को इनवाइट करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा अकेला महसूस कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अब सोचने पर वो दोनों ही एक ही हालत में फंसे हुए हैं, क्योंकि उन दोनों को ही अपने परिवार वालों से दूर रहना पड़ता है। एम्परर कहते हैं इससे याद आया, आप अपनी छोटी बहन के शादी को नहीं अटेंड कर पाए क्योंकि आप बिजी थे, है ना? लेहिर कहता है हाँ सही कहा आपने, कितनी अफसोस की बात थी वो, लेकिन शादी असल में मायने नहीं रखती एज लॉन्ग एज मेरी बहन अपने नए घर में एक पीसफुल ज़िंदगी बिता पाए, वही मेरे लिए काफ़ी है। दूसरी तरफ जेनस में एक मेड चिल्लाते हुए मदद मांगती है, क्योंकि उसे लेटिशिया ज़मीन में पड़ी हुई मिली, लेकिन वो सांस नहीं ले रही। यूरिया तुरंत वहां आती है और उस मेड को इसकी खबर डिटेन को देने को कहती है। यूरिया काफ़ी परेशान हो जाती है, उसे लगता है कि ये सब उसकी ही गलती थी, उसे लेटिशिया को ऐसे अकेले बिना किसी गार्ड के चलने नहीं देना चाहिए था। यूरिया काफ़ी डर जाती है जब वो लेटिशिया की धड़कन चेक करती है, लेकिन वो देखती है कि लेटिशिया का दिल नहीं धड़क रहा। वो लेटिशिया पर CPR कर उसकी सांसों को वापस लाने की कोशिश करने लगती है। वो काफ़ी चौंक जाती है जब वो सुनती है कि कोई उसको बुला रहा है। जब वो मुड़कर देखती है तो वहाँ राजमाता खड़ी होती है, जो कि लेटिशिया को देख कहती है उसे अकेला छोड़ दो यूरिया, वो ठीक हो जाएगी। होली पैलेस में मॉन्स्टर्स आतंक मचा रहे हैं। राजकुमार कैलिस्टो और राजकुमारी डेना भी वही है, और डेना पूछती है कि इस सिचुएशन में कैलिस्टो कैसे बुक पढ़ सकता है। कैलिस्टो कहता है कि वैसे भी उसका इसे कोई लेना देना नहीं है। डेना कहती है कि ये मॉन्स्टर्स कितने भयानक दिखते हैं ना। कैलिस्टो कहता है कि अगर वो कैसे दिखते हैं इस बात से हटकर इस सिचुएशन को देखा जाए तो ये असल में कितना मज़ेदार है। डेना पूछती है कि इसमें मज़ेदार क्या है, तो कैलिस्टो कहता है ये फैक्ट कि जोसेफिना मॉन्स्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। पहले तो कैलिस्टो को ये देख मज़ा आ रहा था, क्योंकि इसे साबित होता है कि जोसेफिना नकली सेंट है, लेकिन अब वो इंतज़ार करते करते थक चुका है। लेटिशिया सेंट की बेटी, वो ओरिजिनली उसे मिलने जेनस जाने का सोच रहा था, लेकिन थर्ड विंग को गंभीर चोटें आई और काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली उसे कैद कर लिया गया, जिसके कारण नोएल ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। लोग कह तो रहे हैं कि नोएल सेन के डर से परेशान हो गई है, लेकिन कैलिस्टो जानता है कि ये सच नहीं है। जोसेफिना नोएल की मास्टर नहीं है। अगर इस पॉसिबिलिटी पर विचार करा जाए कि तीसरा विंग भी नए सेन को सर्व करता है तो सब चीज़ों का सेंस बनता है। इसीलिए कैलिस्टो पिछले कुछ दिनों से सिचुएशन का जायज़ा ले रहा है। अब सोचने पर कैलिस्टो के पास सेंट की बेटी के साथ मिलने का मौका था, लेकिन तब वो उसकी शादी के हॉल से गुस्से से निकल गया जब उसे पता चला कि सेंट खुद शादी में नहीं आने वाली। अगर कैलिस्टो को तब पता होता कि वो असली चोजन वन है तो वो उस मौके को नहीं गवाता। उसने उसके बारे में जो सुना है उससे वो गैस कर रहा है कि लेटिशिया अपने भाई लेहिर की तरह दिखती है। तभी नीचे से किसी की मदद की चीख सुनाई देती है। एक पुजारी ज़मीन में पड़ा है और एक बड़ा मॉन्स्टर उसकी ही तरफ आ रहा है।
ये देख डेना कहती है, वो पुजारी मरने वाला है, क्या तुम उसकी मदद नहीं करोगे? कैलिस्टो कहता है, मैं वैसा क्यों करूँ, वो जोसेफिना का कुत्ता है। वो मॉन्स्टर उस पुजारी पर अटैक करने ही वाला है, लेकिन तभी अचानक वो मॉन्स्टर रुक जाता है। कैलिस्टो ये देख काफ़ी हैरान होता है कि मॉन्स्टर अचानक ऐसे रुक क्यों गया। वो मॉन्स्टर यहाँ वहाँ देख रहा है और उसके पसीने छूट रहे हैं, जैसे कि उसने कुछ बहुत डरावना देख लिया हो। वो मॉन्स्टर वहीं रुक जाता है, जिसे देख कैलिस्टो सोचता है कि क्या चीज़ है जो मॉन्स्टर को ऐसे रिएक्ट करवा रहा है। तभी मॉन्स्टर के सामने एक लड़की दिखाई देती है। कैलिस्टो सोचता है, वो तो बस होली पैलेस की एक मामूली पुजारन है, मैं उसका चेहरा पहचानता हूँ। एरिना, वो यहाँ क्या कर रही है? तभी लेटिशिया भी रुक जाती है और ऊपर कैलिस्टो की ओर देखती है। उसे देखते ही कैलिस्टो काफ़ी हैरान हो जाता है। वो सोचता है, वो एरिना है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता है कि वो एरिना नहीं है। कैलिस्टो को ऐसा लग रहा है जैसे कि वक्त थम गया हो। वो अपनी बॉडी के एक मसल को तक हिला नहीं पा रहा। जब वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, कैलिस्टो को ऐसा लग रहा है मानो पूरी दुनिया में बस वो दोनों ही है। डेना ये देख कैलिस्टो से पूछती है कि क्या हुआ, क्या वो उस लड़की को जानता है? कैलिस्टो उसके सवाल का जवाब नहीं देता और अचानक उस खिड़की से छलांग लगा लेता है। जब वो नीचे पहुँचता है तब वो देखता है कि वो वहाँ से गायब हो चुकी है। वो चिल्लाता है, एरिना, तुम कहाँ हो? कैलिस्टो कुछ समझ नहीं पा रहा। वो बस उन कई लोगों में से है जो उसके लिए काम करती है, तो फिर उसे क्यों इतना एंग्शियस फील हो रहा है। तभी उसे वहाँ एक मॉन्स्टर की आवाज़ सुनाई देती है। मॉन्स्टर्स अभी भी यही आसपास है, वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। अगर उसे कुछ हो गया तो? ये सोच कैलिस्टो घबराते हुए उसे ढूंढने लगता है। वो चिल्लाता है, एरिना, मेरा जवाब दो। तभी वो एक जगह में पहुंचता है जहां कई सारे आदमी एक बड़े मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। कैलिस्टो इसे देख सोचता है कि ऐसा क्यों है कि जोसेफिना ने ठीक इसी वक्त मॉन्स्टर से अपना कंट्रोल खो दिया। हाँ, ये सब तब शुरू हुआ जब जोसेफिना के थर्ड विंग को डंजन में डाला गया और नोएल आर्मस, लेटिशिया की विंग, उसका ख्याल रख रही थी और वो खुद भी इसे अफेक्ट हो गई। जिस पल आर्विन की जान को खतरा हुआ, उसी पल जोसेफिना ने मॉन्स्टर्स के ऊपर अपना कंट्रोल खो दिया और अचानक उसके सामने एरिना आ गई, अपने चेहरे में एक अजीब अनजाना एक्सप्रेशन लिए। क्या ये मुमकिन है कि कुछ देर पहले उस मॉन्स्टर की डरने की वजह वो थी? तभी कैलिस्टो के पीछे से आवाज़ आती है, योर हाइनेस। वहाँ लेटिशिया खड़ी है और वो कहती है, मुझे आपसे कुछ कहना है। कैलिस्टो उसे देख पूछता है, तुम कौन हो? लेटिशिया कहती है, आप जानते हो मैं कौन हूँ योर हाइनेस, मैं आपके लिए काम करती हूँ। कैलिस्टो कहता है, नहीं, तुम एरिना नहीं हो। लेटिशिया ये सुन कैलिस्टो से पूछती है कि क्या उसे पता है कि वो कौन है। कैलिस्टो कुछ कहने लगता है, लेकिन तभी लेटिशिया कहती है, माफ़ कीजिए योर हाइनेस, लेकिन हमारे पास अभी वक्त नहीं है। अब जबकि आपको पता चल ही चुका है कि मैं एरिना नहीं हूँ, तो मैं सीधा मुद्दे पर आती हूँ। तभी कैलिस्टो अचानक लेटिशिया का हाथ पकड़ लेता है। वो उसके सामने झुकने लगता है और कहता है, क्यों, आपको क्यों इतना वक्त लग गया मेरे सामने आने को? कैलिस्टो सोचता है, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। जोसेफिना की होली पावर्स, जो मेरी पूरी ज़िंदगी मेरे दर्द का कारण बनी है, वो धीरे धीरे मेरे अंदर से निकल रहे हैं। वो गुस्सा जिसने मेरी हर नस को जकड़ कर रखा था, उसकी जगह एक बेकीमती खूबसूरत एहसास मेरे अंदर भर रहा है। मेरे पूरे शरीर में जो अनबियरेबल दर्द बसा था, वो अब गायब हो रहा है। मेरा दिल अनेकों भावनाओं से भरा हुआ है, जैसे कि आक्रोश, लालसा, शोक, आनंद और तेज़ी से बढ़ता हुआ एक प्यार। लेटिशिया बस कंफ्यूज होकर कैलिस्टो को देख रही है। कैलिस्टो उसे देख समझ जाता है कि वो एक लौती इंसान जो उसकी आत्मा को बचा सकती है, वो अब उसके सामने है। दूसरी तरफ जोसेफिना गुस्से से चीज़ों को तोड़ रही है। उसे नहीं समझ आ रहा कि क्यों अचानक मॉन्स्टर्स ऐसे आतंक मचा रहे हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा है। क्या ये मुमकिन है कि वो अब अचानक मॉन्स्टर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ गई हो। उसे लगता है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो आजकल काफ़ी स्ट्रेस्ड है। वो कहती है, तुरंत आर्विन को बुलाओ और उसे इन सब से निपटने को कहो। लेकिन उसे याद आता है कि आर्विन को तो उसने अंडरग्राउंड डंजन में बंद कर रखा है, उसे किसी और का इस्तेमाल करना होगा। ये सोच वो पूछती है कि नोएल कहाँ है। वहाँ मौजूद पुजारी बताते हैं कि वो सुबह से नोएल को ढूंढ नहीं पा रहे। वो तब काफ़ी परेशान दिख रही थी। जोसेफिना ये सुन काफ़ी गुस्सा होती है। वो कहती है कि क्या नोएल इससे ज़्यादा बेकार हो सकती है? जोसेफिना सोचती है कि क्या उसे कैलाश से आर्विन को ठीक करवाना चाहिए, क्योंकि अभी उसको इस सिचुएशन को संभालने को आर्विन की ज़रूरत है। और जोसेफिना को ये भी एहसास हो रहा है कि ये मॉन्स्टर्स तो कुछ नहीं है, इससे भी बुरी चीज़ें होने वाली है। उसे अपनी मौत की प्रोफेसी याद आती है और वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ का दरवाज़ा खुलता है और एक पुजारी अंदर आता है। वो कहता है कि एक बहुत बुरी खबर है। वो कहता है, ये थर्ड विंग के बारे में है।
थर्ड विंग मर चुके हैं और डंजन में हम देखते हैं कि आर्विन की लाश पड़ी है। आर्विन की लाश देख जोसेफिना पागल हो पड़ती है। वो चिल्लाती है, नोएल, मैंने नोएल को हुक्म दिया था कि वो आर्विन को जिंदा रखे। वहाँ मौजूद पुजारी कहते हैं कि वो तुरंत नोएल को बुलवाएंगे, लेकिन जोसेफिना कुछ नहीं सुन रही। वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है और उसके अंदर से वही जहरीला दिखने वाला धुआं निकलने लगता है। सभी पुजारी ये देख काफ़ी डर जाते हैं। वो हवा में उड़ने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वो सांस नहीं ले पा रहे। जोसेफिना का वो धुआं उनका गला घोट रहा है और वो सब चिल्लाने लगते हैं कि वो मरना नहीं चाहते। लेकिन अगले ही पल ज़मीन में उनकी लाशें गिरती है। जोसेफिना पूरी तरह से पागल हो चुकी है। वो कहती है, मैं हार नहीं मानूंगी, कभी नहीं। ये बिल्कुल वैसा है जैसा उस पल था जब कई साल पहले मैंने उसके साथ सौदा किया था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं उसी नकाब वाले आदमी और जोसेफिना को। तभी एक घर का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से एक औरत निकलकर उनको कहती है कि शायद वो दोनों यहाँ से नहीं है। इस वक्त को बाहर निकलना यहाँ सेफ नहीं है। वो औरत कह रही होती है कि अगर उनके पास रहने की जगह नहीं है तो उसके दरवाजे खुले हैं, लेकिन अचानक उसके पास वही जहरीला धुआं दिखाई देता है और उसकी नाक से खून टपकने लगता है। अगले ही पल वो औरत तुरंत वही मर जाती है और ज़मीन में गिर पड़ती है। वो आदमी कहता है, अगर तुम बैलेंस के खिलाफ गई तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसलिए तुम्हें एक बलि का बकरा चाहिए होगा जो तुम्हारे बदले उस कीमत को चुकाए। तुम वैसा इंसानों की जान की बलि चढ़ाकर कर सकती हो। तुम जितने ज़्यादा जानों की कुर्बानी दोगी, तुम्हें बैलेंस से उतनी ही ज़्यादा आज़ादी मिलेगी। जोसेफिना कहती है, उस रात मैं एक असली सेंट बन गई, बैलेंस के खिलाफ जाकर अपने भाग्य को बदल कर। वो इंसान जिसने मुझे गाँव के सभी की जान को कंज्यूम करने में मदद किया। जोसेफिना उस गांव के सभी की जान को खा चुकी है। वह आदमी कहता है, एक अपराइट क्रिएचर होने की वजह से ड्रैगन कभी भी मासूम लोगों की जान नहीं लेगा। वो कभी भी बैलेंस से आज़ाद नहीं होगा, भले ही वो जानता है कि वो वैसा कैसे कर सकता है। आखिरकार वो कमीना इतना बेवकूफ़ है कि वो इंसानों से प्यार करता है, इसीलिए ये कुछ ऐसा है जो सिर्फ तुम कर सकती हो। अभी प्रेजेंट में भी जोसेफिना उन सभी पुजारियों की जान को कंज्यूम कर चुकी है जिनकी लाशों से ज़मीन भरी पड़ी है। वह कहती है, बकवास, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। वो सब मेरे हैं, ये शक्तियाँ मेरी है। जोसेफिना को लग रहा है जैसे कि आर्विन की लाश उसे बात कर रही हो। आर्विन की लाश कहती है, तेरा वक्त ख़त्म हो चुका है, आखिर में तू सब हार जाएगी। जोसेफिना चिल्लाती है, ये सच नहीं है, मुझे बस और लोगों को मारना होगा, मुझे और लोगों को मारना होगा। जोसेफिना सोचती है, अब एक नए विंग को पाने के लिए मुझे सबको मार डालना होगा, मुझे अपनी किस्मत को बदलने की कीमत चुकानी होगी। कोई रास्ता नहीं था जोसेफिना जिसने अपना संतुलन खो दिया था, और उन पुजारी जिन्होंने अपनी आखिरी सांस ले लिए थे, उनको ये नोटिस करने को कि आर्विन की बॉडी को ज़रा सर बहुत बड़ी मैजिक एनर्जी ने घेर रखा है, और ना ही उन्हें पता था कि वो इलस्ट्रेशनी मैजिक धीरे धीरे गायब होने लग गया था। यानी ये जो आर्विन की लाश थी वो असल में आर्विन नहीं था, ये बस एक जादू था जो कि आर्विन की लाश की वहम को वहाँ दिखा रहा था। जोसेफिना और बाकी सब इस बात से भी अनजान थे कि ये तो बस एक शुरुआत है, और होली पैलेस में जल्द ही एक बहुत बड़ा विध्वंस आने वाला है, और ये भी कि लोगों के बीच अफवाहें फैलनी शुरू हो गई है। लोग बात कर रहे हैं कि कैसे सेकंड और थर्ड विंग दोनों ही मर चुके हैं, लेकिन सेंट को इस बारे में कोई खबर नहीं थी। बस इतना ही नहीं, होली पैलेस में आंधी आ पड़ी है क्योंकि सेंट ने मॉन्स्टर्स के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल खो दिया है। लोग बात कर रहे हैं कि कहीं सेंट गॉडेस की पावर को खो तो नहीं रही। शक के ये बीज बहुत जल्दी लेकिन होली पैलेस की नज़रों से चुपते चुपते फैल रहे थे। ज़्यादा वक्त नहीं लगा इनको पूरे कैपिटल में अपने जड़ गाड़ने को। दूसरी तरफ लेटिशिया और कैलिस्टो बात कर रहे हैं। कैलिस्टो पूछता है कि क्या लेटिशिया श्योर है कि वो अपने विंग्स की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती। अगर उसके विंग्स को ये बात पता चल गया तो वो उससे ये काम अकेले नहीं करने देंगे। लेटिशिया कहती है कि हाँ, लेकिन ये बस तब होगा अगर उन्हें पता चला तो। लेटिशिया को यकीन है कि कैलिस्टो ये बात उन्हें नहीं बताएगा, तो लेटिशिया को यकीन है कि वो जनरस चले जाएंगे। लेटिशिया कहती है, आपने वादा किया था कि आप नोएल और आर्विन को ये बात नहीं बताएंगे, आप मेरी मदद करोगे, है ना? यानी लेटिशिया चुपके कोई प्लान बना रही है जो वो नहीं चाहती नोएल और आर्विन को पता चले। कैलिस्टो सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो मुझसे ये पूछ रही है, भले ही हम बस आज ही मिले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसके लिए किसी भी वक्त अपनी जान तक देने को तैयार हूँ। इनफैक्ट अगर मेरी जान से भी ज़्यादा कीमती कुछ है तो मैं बिना एक बारी सोचे उसे वो दे दूँगा। लेटिशिया नोएल से पूछती है कि आर्विन अब कैसा है। नोएल कहती है कि उसके सारे घाव भर चुके हैं। नोएल अब काफ़ी खुश भी दिख रही है कि आर्विन ठीक हो गया है। वो कहती है कि अभी भी आर्विन को अपनी एनर्जी रिस्टोर करने को आराम की ज़रूरत है, लेकिन वो अब खतरे से बाहर है।
नोएल झुककर कैलिस्टो का शुक्रिया अदा करती है आर्विन को बचाने के लिए। कैलिस्टो कहता है कि उसे थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने ये इसलिए करा क्योंकि वो ऐसा करने के काबिल था। वो कहता है ये कुछ ऐसा है जो मैं कर सकता हूँ लेकिन तुम नहीं। नोएल अनोयड होती है और कहती है जी ज़रूर। कहीं ना कहीं कैलिस्टो उस बारी का बदला ले रहा है जब नोएल ने उनकी पिछली मुलाकात में उसे जताया था कि वो कैलिस्टो से ज़्यादा ताकतवर है। लेटिशिया जाकर नोएल को गले लगाती है और कहती है व्हाट अ रिलीफ, तुम्हें कोई अंदाज़ा तक नहीं है कि तुम्हें और आर्विन को अपने साथ जेनस ना ले जाने का मुझे कितना पछतावा हो रहा था। लेटिशिया कहती है कि वो नोएल से एक फेवर चाहती है। नोएल कहती है कि लेटिशिया का विश पूरा कर पाना तो उसके लिए सबसे खुशी की बात होगी। लेटिशिया कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम और आर्विन जेनस के लिए रवाना हो जाओ। जब आर्विन की शक्ति वापस आ जाएगी तब आर्विन जाग जाएगा। स्पिरिट्स को कंट्रोल करने की तुम्हारी काबिलियत की वजह से मुझे यकीन है कि तुम जल्द ही पहुंच जाओगी। मैं तुम दोनों को जेनस में मिलूंगी। नोएल कहती है रुक जाइए माई लेडी, आप चाहती है कि बस हम दोनों ही वहाँ जाएं? मैं ऐसा नहीं कर सकती जबकि वो शैतान अभी भी यही है। मैं आपको अकेले यहाँ नहीं छोड़ सकती और मैं वैसा करूँगी भी नहीं। लेटिशिया नोएल को कहती है कि उसे लेटिशिया की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉर्ड सिगमंड ने वादा किया है कि अगर लेटिशिया कभी भी खतरे में पड़ती है तो वो उसे वापस ले जाएंगे। इसीलिए लेटिशिया चाहती है कि वो दोनों जितना हो सके जल्द ही कैपिटल छोड़कर चले जाए और वो खुद जल्द ही उनके पास आएगी। नोएल ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि आर्विन होश में होता तो वो भी यही कहता। जब तक लेटिशिया सही सलामत एम्पायर से बाहर नहीं निकलती तब तक वो लोग नहीं जाएंगे। अगर लेटिशिया जाएगी तो ही वो लोग जेनस जाएंगे। लेटिशिया जानती थी कि नोएल इतनी आसानी से नहीं मानेगी। वो सच में ऐसा नहीं करना चाहती थी लेकिन लेटिशिया कहती है नोएल ये मेरा ऑर्डर है, आर्विन को लेकर अभी जेनस के लिए चली जाओ। नोएल फिर भी लेटिशिया की बात से मना कर देती है। भले ही उसको इसके लिए पेन ऑफ ओथ क्यों ना सहना पड़े लेकिन वो मरते दम तक लेटिशिया का साथ नहीं छोड़ेगी। जिससे वो प्यार करती है उसे खोने का दर्द वो फिर से नहीं झेलना चाहती। ऐसा कहते हुए नोएल रो पड़ती है। लेटिशिया कहती है कि वो नोएल की बात समझ सकती है। उसे खुद दो ऐसे इंसानों को अपनी आंखों के सामने मरता देखना पड़ा जिनसे वो प्यार करती थी। लेटिशिया कहती है वो सपना बहुत ही विविड था और उस सपने में मैंने देखा कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करते हुए मर गई और जब तुम मर गई आर्विन तुम्हें खोने के दर्द के मारे पागल हो गया। लेटिशिया को नोएल को ऐसा कहते हुए कैलिस्टो सुन रहा है। लेटिशिया कहती है मुझे भी बहुत दर्द और लाचारी महसूस हुई। वो कुछ ऐसा है जो मैं दूसरी बार एक्सपीरियंस नहीं करना चाहती। अगर तुम और आर्विन दोनों यही रहे मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे बस तुम दोनों की सलामती की चिंता रहेगी। अगर तुम सच में मेरी केयर करती हो तो मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। एक सेफ जगह में जाकर मेरा इंतज़ार करो। मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हारे पास आऊँगी बिना किसी चोट के। नोएल कहती है कि अगर लेटिशिया को ज़रा सा भी कुछ हो गया तो वो खुद को मार डालेगी। लेटिशिया कहती है ठीक है। नोएल कहती है वैसा करने से पहले मैं सबसे अपना हिसाब लेकर रहूँगी। मैं जोसेफिना और सारे पुजारियों को मार डालूंगी और इस पूरे एम्पायर के सभी लोगों को ख़त्म कर दूंगी और उसमें वो स्टूपिड एम्परर और पूरा इम्पीरियल फैमिली भी पड़ते हैं जो इतने सालों तक आपको पहचान नहीं पाए माई लेडी। कैलिस्टो जो कि उसी स्टूपिड एम्परर का बेटा है और इम्पीरियल फैमिली का हिस्सा है वो वही पास में ही खड़ा होकर उसकी सारी बातें सुन रहा है। लेकिन नोएल उठकर सीधा उसे देख कहती है मैं सच कह रही हूँ, अगर किसी ने आपका एक बाल तक छुआ तो मैं इम्पीरियल पैलेस को तबाह कर दूंगी। एम्पायर का इम्पीरियल फैमिली कुछ नहीं है, भाड़ में जाए वो सब। कैलिस्टो कहता है क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? कहीं तुम भूल तो नहीं गई कि मैं कौन हूँ? नोएल कहती है कि अगर कैलिस्टो नहीं चाहता कि वैसा हो तो वो लेटिशिया को अच्छे से प्रोटेक्ट करे। नोएल लेटिशिया से कहती है कि क्यों ना वो अपना प्लान बदल दे। कैलिस्टो बस फोर्थ विंग है लेकिन नोएल उसकी पहली विंग है। बेहतर होगा अगर लेटिशिया के साथ वो खुद रहे। नोएल ये भी कहती है कि वो पहले भी कैलिस्टो को फेस कर चुकी है और उसे लगता है कि वही ज़्यादा ताकतवर है। लेटिशिया नोएल को रोक लेती है और कहती है कि बाहर उनके लिए कैरियज ऑलरेडी इंतज़ार कर रहा है। ये साफ है कि नोएल को लेटिशिया की बहुत फिक्र हो रही है। वो कहती है माय लेडी आपको ड्रैगन से कहना ही होगा कि अगर कुछ होता है तो बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करे और आपको तुरंत जेनस वापस लौटना होगा, तुरंत। लेटिशिया कहती है ठीक है नोएल, बेहिमोस मैं इन दोनों को तुम्हारे हवाले छोड़ती हूँ। बेहिमोस भी कहता है कि लेटिशिया ये काम उस पर छोड़ दे। ऐसा कर लेटिशिया ने आर्विन को बचा लिया और उसे नोएल के साथ जेनस भेज दिया। वो अपनी बॉडी में वापस जा सकती थी क्योंकि जो वो करने आई थी वो काम पूरा हो चुका है। लेकिन फिर वो कैलिस्टो से मिली।
जिस पल लेटिशिया कैलिस्टो से मिली उसे पता चल गया कि पिछले ज़िंदगी में उसने पेन ऑफ ओथ की वजह से अपनी खुद की जान ले ली थी। अब ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बीते हुए कल के घाव एकदम से सब भर जाएंगे। नोएल, आर्विन और कैलिस्टो भी, इन तीनों ने बहुत दर्द झेला है, फिजिकल और मेंटल दोनों ही। शायद और भी कई विंग्स होंगे जो चुपचाप सब सह रहे हैं। लेटिशिया नहीं जानती कि वो एम्पायर में अब कितने वक्त तक रह पाएगी। शायद उसे जेनस में वापस नहीं बुलाया जा रहा क्योंकि उसको अभी भी यहाँ कुछ करने को बाकी है। कह नहीं सकते कि सिगमंड की शक्तियाँ कब तक लेटिशिया को इस रूप में रहने को मदद कर सकती है, लेकिन जब तक वो यहाँ है उसे ये काम पूरा करना होगा। लेटिशिया कहती है, शायद मैं अभी तो माँ को उनकी पोजीशन से हटा नहीं पाऊंगी, लेकिन मुझे फिर भी कोशिश करना चाहिए सबको कन्विंस करने को कि वो एक नकली सेंट है। तभी उसे अचानक याद आता है कि अभी तो डिट्रन को उसकी बॉडी मिल गई होगी। वो ज़रूर काफ़ी शॉक्ड हुआ होगा लेटिशिया को वैसे बिना आत्मा के पाकर। वो यहाँ आज सुबह आई है तो उसे यकीन है कि अगर वो कल सुबह तक वापस जा सके तो सब ठीक होगा। वो बस होप कर रही है कि वहाँ वो सब उसे पहले ही लेटिशिया का अंतिम संस्कार ना कर बैठे। वो सोचती है, नहीं, डिट्रन ने मेरा पहले भी इंतज़ार करा है जब मैं 2 हफ्तों तक सोई थी। उसने तो मुझे अपने पीठ पर उठाकर तक ले जाया। मैं बस होप करती हूँ कि वो मेरा ज़्यादा फिक्र ना करे, उस बारी की तरह। वो याद करती है कि कैसे डिट्रन ने उसे बाकियों के सामने प्यार का नाटक करने की बात की थी। तो वो सोचती है, डिट्रन ने कहा था कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, तो शायद फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है। मुझे एडमिट करना होगा, लेकिन मैं उसे ऑलरेडी मिस कर रही हूँ। मैं जितना हो सके जल्दी वापस उसके पास जाना चाहती हूँ। लेटिशिया अचानक रुक जाती है क्योंकि वो देखती है कि उसके बाल काफ़ी जाने पहचाने से लग रहे हैं। वो काफ़ी हैरान रह जाती है जब उसे रियलाइज़ होता है कि अब वो एरिना की बॉडी में नहीं बल्कि अपनी खुद की बॉडी में है। वो सोचती है, आखिर ये हो क्या रहा है लॉर्ड सिगमंड। दूसरी तरफ हमारा नीला गोला सिगमंड से पूछ रहा है कि क्या होगा अगर जेनस के राजा ने उसका अंतिम संस्कार करने का फैसला करा और उसकी बॉडी को जला दिया। सिगमंड कहता है, डैनिटा मुझे मार डालेगी। जब नोएल और आर्विन जा रहे थे तब कैलिस्टो उसे देख सोचता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो सच में लेटिशिया को पीछे छोड़कर जा रही है। तो एक मास्टर का हुक्म इतना ताकतवर होता है। कैलिस्टो नोएल की झिझक को समझ सकता है क्योंकि वो खुद जानता है कि लेटिशिया को अकेले छोड़ने को कैसा महसूस होता है। वो उसकी ओर खींचे जा रहा है, लेकिन उसे पता नहीं क्यों। वो लेटिशिया को उसकी असली बॉडी में मिलना चाहता है, भले ही वो दूर से ही क्यों ना हो, जितना हो सके जल्दी। वो जानना चाहता है कि वो कैसी दिखती है। उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे उसके दिमाग में लेटिशिया की जो इमेज बनी है वो उसके असली रूप के आसपास तक नहीं होगी। कहीं उसको पता चल गया कि कैलिस्टो को ऐसे ख्याल आ रहे हैं तो वो तो अच्छा नहीं होगा। कैलिस्टो होप कर रहा है कि वैसा कभी ना हो। वो अचानक रुक जाता है। वो औरत लेटिशिया अब एरिना नहीं बल्कि खुद की बॉडी में वहाँ है। वो कैलिस्टो को देख कहती है, योर हाइनेस, मुझे भी नहीं पता कि ये कैसे हुआ। कैलिस्टो लेटिशिया से पूछता है कि अब उसका क्या प्लान है। लेटिशिया कहती है कि वो इंतज़ार करेगी जब तक उसकी माँ कोई एक्शन नहीं लेती। कैलिस्टो पूछता है कि क्या उसका मतलब है कि जोसेफिना जल्द ही कुछ करने वाली है। लेटिशिया कहती है, हाँ, अब तक शहर में फैल रही अफवाहें उसके कानों तक पहुंच चुकी होंगी। वो अपनी अथॉरिटी को बनाए रखने को कई सारी चीज़ें कर सकती है। जितना लेटिशिया अपनी माँ को जानती है, उसे पता है कि अपने खिलाफ के शक को मिटाने को जोसेफिना कैपिटल के हर इंसान को मारने को तक पीछे नहीं हटेगी। ऐसा करने से बस एक ही बात उसे रोक रहा है, और वो ये है कि अगर उसने वैसा किया तो पूरे एम्पायर के ही सभी लोग उसके खिलाफ चले जाएंगे। कैलिस्टो को ये यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि लेटिशिया उसी हरामी सेंट की बेटी है। कैलिस्टो पूछता है कि जो सारी चीज़ों की बात लेटिशिया कर रही है उनका मतलब क्या है। लेटिशिया कहती है कि जोसेफिना का पहला कदम शायद मॉन्स्टर्स को यूज़ करना होगा। उसे लगेगा कि क्योंकि वो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही तो होली पैलेस के मॉन्स्टर्स के साथ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो नहीं सोचेगी कि ये उसी की शक्तियों की कमी की वजह से है। वो ज़रूर किसी और को इसका टारगेट बनाएगी। हो सकता है कि वो ड्रैगन के ईविल पावर्स को ब्लेम करे मॉन्स्टर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। उसके बाद वो अपने खुद के आदमियों को नए मॉन्स्टर्स ढूंढने को कहेगी, जो वो लोगों को दिखाएगी ये साबित करने को कि वो अभी भी मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकती है। कैलिस्टो पूछता है कि क्या लेटिशिया कह रही है कि जोसेफिना रेगिस्तान से दूसरे मॉन्स्टर्स लाएगी। लेटिशिया कहती है, हाँ, लेकिन वो उन्हें होली पैलेस में नहीं ला पाएगी। हम देखते हैं रेगिस्तान में ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा लेटिशिया कह रही है। जोसेफिना वहाँ मॉन्स्टर्स लाने को गई तो है, लेकिन वो काफ़ी गुस्सा है क्योंकि उसे एक भी मॉन्स्टर वहाँ नहीं मिल रहा। इस जगह में तो मॉन्स्टर्स झुंड बनाकर बैठा करते थे, तो फिर अभी ये क्या हो रहा है। एक आदमी कहता है कि शायद वो सब छुप गए क्योंकि उन्हें पहले ही एहसास हो गया कि जोसेफिना वहाँ आने वाली है। जोसेफिना कहती है, क्या?
वो आदमी कहता है, बस कुछ ही पल पहले तो हमने उन्हें देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब मॉन्स्टर्स किसी दावत के लिए इकट्ठा हुए हैं। वहाँ उतने सारे मॉन्स्टर्स जमा हुए थे कि उस आदमी को तो लगा कि दुनिया का अंत होने वाला है। लेकिन क्योंकि वो सब अचानक इतनी जल्दी गायब हो गए, ये बस जोसेफिना के यहाँ आने से हो सकता है। कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि ये सब असल में इसलिए हो रहा है क्योंकि लेटिशिया मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकती है, तो उसी ने उन्हें छुपने को कहा होगा ताकि जोसेफिना का प्लान कामयाब ना हो। जोसेफिना गुस्से से नीली पड़ जाती है, जो देख वो आदमी भी डरते हुए उसे माफ़ी मांगता है। जोसेफिना सोचती है, सारे मॉन्स्टर्स अचानक एक साथ आए और फिर गायब हो गए। ये हो क्या रहा है? ये बिना किसी वजह के तो नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत भयानक हो रहा है। जोसेफिना को तभी अपनी मौत की प्रोफेसी याद आती है। वो सोचती है कि ये सब उसी मनहूस प्रोफेसी की वजह से हो रहा है। वो किसी भी हाल में उसे सच होने नहीं देगी। वो सोचती है, हाँ, एक प्रोफेसी, मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। मुझे इसे ओवरकम करना होगा एक दूसरी प्रोफेसी से। जब एक सेंट की अथॉरिटी ख़त्म होने के कगार पर हो, उन्हें बस उसे रिस्टोर करने को एक बड़े शक्ति में रिलाई करने की ज़रूरत है। वैसे भी जोसेफिना कैपिटल में अकेली है जो कि प्रोफेसीज़ को इंटरप्रेट कर सकती है। फ़र्क नहीं पड़ता कि असली प्रोफेसी क्या है। प्रोफेसी के नाम में वो जो भी लोगों को सुनाएगी वही गॉडेस का विल बन जाएगा। वो कहती है, सुनो सब, मॉन्स्टर्स को भूल जाओ, हम तुरंत होली पैलेस में वापस जा रहे हैं। जाओ और जितना हो सके तैयारियाँ करो गॉडेस के लिए एक सेरेमनी के लिए। तभी उधर लेटिशिया भी कैलिस्टो को कहती है, अगर वो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने में नाकामयाब रही तो फिर वो प्रोफेसीज का इस्तेमाल करने पर उतर आएगी। एक प्रोफेसी में रिलाई करना किसी सेंट की डैमेज्ड अथॉरिटी को वापस लाने का सबसे अच्छा रास्ता होगा, क्योंकि वो अकेली है जो कि प्रोफेसीज का मतलब बता सकती है। एक झूठे प्रोफेसी को बनाना उनके लिए काफ़ी आसान होगा, ऐसा वो सोचेगी। मुझे काफ़ी यकीन है कि माँ एक सेरेमनी की तैयारियाँ करेंगी। अगर मेरा शक सही है तो वो जल्द ही होगा, और जब वक्त आएगा मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में काम करें और खुलासा करें कि वो प्रोफेसी नकली है। दूसरी तरफ कैरियज में नोएल सोच रही है कि अब वापस जाने को बहुत देर हो चुकी है। वो लेटिशिया के लिए काफ़ी परेशान है। अगर आर्विन अभी होश में होता तो कितना अच्छा होता। और क्या वो इंपीरियल राजकुमार लेटिशिया को प्रोटेक्ट करने के काबिल है? शायद हाँ। नोएल ने सुना था कि वो इतना एक्सेप्शनल है कि उसे मैजिशियन टावर का अगला मास्टर तक बनाया जाएगा। ऐसा सोचते ही नोएल को कुछ याद आता है जो वो भूल गई थी। वो उसे ये अजीब पैटर्न का मतलब बताने को पूछने वाली थी जो नोएल को जोसेफिना के कमरे में मिला था, लेकिन वो आर्विन की फिक्र में इतनी खो गई कि इसके बारे में भूल ही गई। ये उस दिन की बात है जब कैलिस्टो की वजह से जोसेफिना गुस्से से पागल हो बैठी थी। जब नोएल जोसेफिना के कमरे में गई थी तब वो उसके कमरे में एक हिस्सा देखती है जो कि पर्दे से ढका हुआ था। नोएल को वहाँ से एक बहुत ही बुरी डार्क एनर्जी आती हुई महसूस होती है। इसलिए बाद में जब जोसेफिना वहाँ नहीं थी, नोएल छुपके से उसके कमरे में जाती है और उन पर्दों के पीछे देखती है। वो काफ़ी हैरान हो जाती है जब उसे वहाँ कोई काला जादू वाला सर्कल दिखता है। ये उसे नहीं पता, लेकिन ये लेटिशिया के श्राप का सर्कल है। नोएल नहीं जानती कि ये क्या है, क्या ये किसी किस्म का जादू है। लेकिन जोसेफिना को क्यों जादू की ज़रूरत होगी जबकि वो तो खुद गॉडेस की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है। नोएल सोचती है कि इसका जोसेफिना की कमज़ोरी से कुछ लेना देना हो सकता है, तो वो फटाफट से उसे कॉपी करने में लग जाती है। उसके बाद उसने लाइब्रेरी को ही अपना घर बना लिया था। उसने मैजिक से रिलेटेड सारे बुक पढ़ डाले, लेकिन उसे वो अजीब मार्क के बारे में कुछ नहीं मिला। इसलिए वो उसके बारे में कैलिस्टो से पूछने वाली थी, क्योंकि वो एक मैजिशियन है। ये सोच नोएल बेहीमोस को समन करती है। बेहीमोस कहता है, बात क्या है लेडी नोएल, क्या मास्टर आर्विन को दर्द हो रहा है? नोएल बेहीमोस को तुरंत कैपिटल वापस जाकर कैलिस्टो को वो पेपर देने को कहती है। वो कहती है, इसे जल्दी ले जाओ और अपनी दांतों से इसे फाड़ मत देना। इसमें ड्रूल भी मत करना, ठीक है? उन्हें ये अच्छी हालत में देना। बेहीमोस उसे याद दिलाता है कि वो एक स्पिरिट है, असली जानवर नहीं है, और वो तुरंत वहाँ से वापस कैपिटल जाने को निकल जाता है। वापस कैपिटल में कैलिस्टो को एक आदमी बताता है कि अंडरग्राउंड डंजन में कुछ पुजारी मारे गए, और जैसा कि उसने कहा था, जोसेफिना कल मॉन्स्टर्स को कैप्चर करने को नाकामयाब रही। अपेरेंटली एक भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं दिया। वो कह रही है कि सब इसलिए हो रहा है क्योंकि गॉडेस नाराज़ है, इसीलिए गॉडेस को खुश करने को वो एक सेरेमनी रखने की तैयारियां कर रही है। कैलिस्टो सोचता है कि सब वैसा ही हो रहा है जैसा कि लेटिशिया ने प्रेडिक्ट करा था। उसकी इनसाइट काफ़ी बढ़िया है। ये कहना सही होगा कि लेटिशिया को पता है कि जोसेफिना एग्जैक्टली कैसे एक्ट करेगी, लेकिन फिर भी जोसेफिना ने किसी तरह लेटिशिया से उसका सब कुछ छीन कर रखा हुआ है अपने उन्हीं ऑब्वियस स्कीम से। ये सोच कैलिस्टो गुस्सा होता है।
वो सोचता है होली पैलेस लेटिशिया का होना चाहिए था, जोसेफिना का नहीं। लेटिशिया अपनी हक की चीज़ को तक कभी नहीं पा सकी, एक बारी भी नहीं। मुझे लगता है कि मैं समझ रहा हूँ कि नोएल आर्मस ने पिछली बारी वो बकवास बातें क्यों की थी। उसने कहा कि वो लेटिशिया को प्रोटेक्ट करेगी, भले ही उसके लिए उसे पेन ऑफ ओथ ही क्यों ना सहना पड़े। उसकी मास्टर को उसकी पूरी ज़िंदगी सब चीज़ों से डिप्राइव्ड करा गया, तो जाहिर है कि वो क्यों उतना ओवर ड्रामेटिक हो रही थी। और सच तो ये है कि मैं भी अभी उन्हीं एहसासों को महसूस कर रहा हूँ। ये अच्छा नहीं है, मुझे होश में रहना होगा। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जोसेफिना की पावर से लड़ते हुए बिताया है, ताकि मुझे किसी के कंट्रोल में नहीं जीना पड़े। लेटिशिया जोसेफिना से अलग हो सकती है, लेकिन मैं किसी दूसरे शक्ति को मुझे डोमिनेट करने नहीं दे सकता। इनफैक्ट ये नई सेंट तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि मुझ में उसके खिलाफ जाने की चाह तक नहीं होती। वो कहता है, तो ये है एक विंग की मनहूस किस्मत। क्योंकि लेटिशिया ने कैलिस्टो को उसके पेन ऑफ ओथ से छुटकारा दिलाया, वो बस इस एक बारी उसकी मदद करना चाहता है। वैसे वो अपना मकसद पूरा कर सही सलामत वापस जनस जा पाएगी। नोएल भी कैलिस्टो को ये कहकर गई है, तो कैलिस्टो ये मेक श्योर करना चाहता है कि लेटिशिया को कोई चोट ना पहुँचे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक पुजारी जोसेफिना को बता रहा है कि सारी तैयारियां करने को 3 दिन लग जाएंगे, लेकिन जोसेफिना ऐसा नहीं चाहती। वो चाहती है कि सब कुछ जितना हो सके जल्दी हो। एक फर्जी प्रोफेसी को बनाना भगवानों की बनाई डेस्टिनी के खिलाफ जाना होता है, इसलिए बैलेंस से छेड़खानी करने के लिए जोसेफिना को कई सारी जानों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। जोसेफिना सोच रही है, लेकिन ये मेरे प्लान का हिस्सा है, मेरे रास्ते में कोई नहीं आ सकता। तभी दूसरी तरफ से कैलिस्टो आता है और कहता है कि वो भी जोसेफिना को ही मिलने जा रहा था। कैलिस्टो कहता है कि आने वाले रिचुअल में वो भी शामिल होना चाहता है। जोसेफिना ये सुन काफ़ी हैरान है। कैलिस्टो कहता है, जोसेफिना ने ही तो कहा था कि अभी हाल ही में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी बड़े विध्वंस को बुलावा दे रहा है। क्योंकि ये सब गॉडेस की नाराज़गी की वजह से हो रहा है, तो अच्छा यही होगा कि इसमें इंपीरियल फैमिली भी शामिल हो। जोसेफिना को शक है कि ये कैलिस्टो उसके खिलाफ कोई चाल रचने वाला है, वरना इतने सालों तक सब चीज़ें इग्नोर करने के बाद इंपीरियल फैमिली अब क्यों जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। जोसेफिना पूछती है कि वो कैसे जिम्मेदारी उठाने वाला है, तो कैलिस्टो कहता है कि उसका प्लान है माफ़ी के लिए एक सिंसियर प्रेयर गॉडेस को करना। कैलिस्टो कहता है, लेकिन मेरा बस उतना करने से अगर आप खुश नहीं हो तो मैं अपने पाप सबके सामने कबूल भी कर सकता हूँ। मैं होली एम्पायर के सभी सिटीजन्स के सामने ये अनाउंस कर सकता हूँ कि सेंट का फर्स्ट विंग होने के बावजूद मैं उनके लिए ना ही कोई इज्जत और ना ही कोई प्यार महसूस कर पाता हूँ। ये सुन जोसेफिना तो गुस्से से बौखला जाती है। अगर सबको पता चल गया कि पहला विंग ही इतने सालों तक सेंट के खिलाफ गया है, तो फिर तो वो जोसेफिना का अंत होगा। कैलिस्टो कहता है, लेकिन आप ऐसा नहीं चाहती ना, तो फिर मुझे लगता है कि एक ही रास्ता है, तो फिर रिचुअल में मिलते हैं। ऐसा कहकर कैलिस्टो वहाँ से मुड़कर जाने लगता है। लेटिशिया के मुताबिक जोसेफिना उस इवेंट में एक नकली प्रोफेसी बनाने वाली है, इसलिए लेटिशिया की मदद से जोसेफिना के झूठ को सबके सामने लाने को कैलिस्टो वहाँ होना चाहता है। अभी के लिए तो यही उनका प्लान है। फिर बाद में जब वो दोनों मिलते हैं, लेटिशिया कैलिस्टो से कहती है कि वो भी उस रिचुअल में शामिल होना चाहती है। ये सुन कैलिस्टो सोचने लग रहा है कि जोसेफिना को कुछ देर पहले ऐसा ही महसूस हुआ होगा। कैलिस्टो कहता है कि ये तो बहुत क्रेजी आइडिया है, क्योंकि अगर लेटिशिया वहाँ गई तो जोसेफिना ज़रूर उसे चोट पहुँचाने की कोशिश करेगी। लेटिशिया के विंग्स को भी पछतावा होगा कि उन्होंने लेटिशिया की बात मानी और एम्पायर से चले गए। जब तक वो लोग दौड़ते हुए यहाँ आएंगे, तब तक तो लेटिशिया लाश बन चुकी होगी। लेटिशिया कहती है, मैं आपको कई बारी कह चुकी हूँ, लॉर्ड सिगमंड भी मेरी मदद कर रहे हैं। कैलिस्टो कहता है, क्या सच में? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आपको अपने असली रूप में नहीं जाना चाहिए था। आप इस बारी तो बचकर सही सलामत वापस जा सकती हो, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद आप क्या करने का सोच रही हो? अगर जोसेफिना को पता लग गया कि आप ही असली चूजन वन हो, तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। वो जेनस को तबाह करने को अपनी हर कोशिश करेगी। लेटिशिया के खतरे में होने के ख्याल से भी कैलिस्टो को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लेटिशिया कहती है, योर हाइनेस, मेरी खुद की सलामती अभी ज़्यादा मायने नहीं रखती। जिस पल मैं कैपिटल में वापस आई, मैंने कसम खाया था कि मैं अपना बदला लेकर रहूँगी। लेटिशिया जोसेफिना को आर्विन और नोएल को चोट पहुँचाने के लिए माफ़ नहीं करना चाहती। वो कहती है कि अगर जोसेफिना ने एक नकली प्रोफेसी बनाकर फिर से उसके लोगों पर उसका इल्ज़ाम डाला, तो वो खुद वो डिज़ास्टर बनेगी जो जोसेफिना को ख़त्म कर देगी। वो कहती है, अगर मेरे अपनों को प्रोटेक्ट करने को मुझे यही करना होगा, तो मैं वैसा ही करूँगी। इसीलिए जब कि मैं योर हाइनेस की सलाह को अप्रिशिएट करती हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपको मेरी इतनी फ़िक्र करना चाहिए।
कैलिस्टो पूछता है कि क्या लेटिशिया को लगता है कि उसको उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, तो लेटिशिया कहती है नहीं, आखिरकार आप मेरे विंग तक नहीं हो। कैलिस्टो कहता है तो मुझे आपकी फिक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं आपका विंग नहीं हूँ। क्या आप ये कह रही हो कि आप चाहती हो कि मैं अपनी वफादारी आपको प्लेज करूँ? क्या आप ये चाहती हो? बिल्कुल नहीं। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक विंग होने से नफरत करा है। मैं आपकी बस इसलिए मदद कर रहा हूँ क्योंकि मुझ पर आपका एहसान है। इसीलिए अगर आपको लगता है कि मैं आपका विंग बनने वाला हूँ तो लेटिशिया कहती है तो फिर आपको मेरा विंग नहीं बनना चाहिए। कैलिस्टो उसकी बात सुन कंफ्यूज होता है। लेटिशिया कहती है कि कैलिस्टो को अपनी वफादारी लेटिशिया को प्लेज करने की और उसका विंग बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैलिस्टो पूछता है कि लेटिशिया ये क्या चाल चल रही है, तो लेटिशिया कहती है मैं कोई भी चाल नहीं चल रही, मैं बस चाहती हूँ कि आपको फाइनली पीस मिले। आपको अपनी पूरी ज़िंदगी मेरी माँ का विंग बन दर्द मिला है, इसलिए मैं समझ सकती हूँ अगर आप अब एक विंग नहीं बनना चाहते हो तो। मैं सच कह रही हूँ। कैलिस्टो सोचता है मुझे एक विंग बनकर नहीं जीना होगा। क्या वो सच कह रही है? क्या मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ? क्या इसका मतलब मैं सच में एक विंग के तकदीर से आज़ाद हो सकता हूँ? अपनी उस हालत से निकलने को कैलिस्टो कुछ भी करने को तैयार था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो अपना रास्ता खुद चुन पाएगा। वो सोचता है कि कैसा होता अगर लेटिशिया ही शुरू से उसकी मास्टर होती। क्या कैलिस्टो ऐसे अपनी मुकद्दर से नफरत करता? अभी इस मोमेंट में कैलिस्टो बस ये चाहता है कि लेटिशिया सही सलामत हो। वो सोचता है नहीं, मेरे फीलिंग्स के बारे में सोचने को अभी वक्त नहीं है। अगर मैंने अभी हेजिटेट करा तो मुझे आपको खुशी खुशी आग के रास्ते चलते हुए देखना पड़ेगा। ये सोच कैलिस्टो लेटिशिया की ओर बढ़ता है और कहता है लगता है तो फिर मुझे आपको मेरी लॉयल्टी प्लेज करनी ही होगी, क्योंकि अगर मैं आपका विंग बन गया तो मेरे पास आपको रोकने का राइट होगा। लेटिशिया कैलिस्टो की बात नहीं समझती। कैलिस्टो लेटिशिया का हाथ पकड़ कहता है मैं गॉडेस की सच्ची चूजन वन से पूछता हूँ, क्या आप मुझे वो आफत बनने देंगी जो होली पैलेस को तबाह करेगा? वो लेटिशिया के सामने झुक लेटिशिया के हाथ को किस करता है। उस पल वो होली पावर्स जो कैलिस्टो ने अपने अंदर कई साल पहले बंद कर रखे थे वो जाग गए और वो कैलिस्टो के उन डरावने जादुई शक्तियों से मिलने लगे जो उसने मैजिशियन टावर में हासिल की है, और ऐसे लेटिशिया को अपना फोर्थ विंग भी मिल गया। फिर आ जाता है रिचुअल का दिन। ये रिचुअल बाकी के रिलीजियस सेरेमनी से अलग है क्योंकि इसमें एम्पायर के सभी लोग और इम्पीरियल फैमिली को तक शामिल होने दिया गया है। जाहिर है कि ये इसलिए है क्योंकि जोसेफिना अपना रचाया नाटक सभी तक पहुंचाना चाहती है। एम्पायर के सभी लोग खुशी खुशी वहां आ रहे हैं, जिसे देख होली पैलेस के पुजारी खुश नहीं है क्योंकि वो लोग आम लोगों को अपने से नीचा मानते हैं। वो ये भी बात कर रहे हैं कि एक बारी ये रिचुअल ख़त्म हो जाए तो फिर सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि जोसेफिना काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रही थी कि इस बारी एक प्रोफेसी होगी। राजकुमार कैलिस्टो और राजकुमारी डेना भी रिचुअल में आ चुके हैं। डेना कैलिस्टो से नाराज़ है क्योंकि उसकी ही वजह से उसको इस बेकाम के रिचुअल में आना पड़ा। डेना परेशान है, उससे कैलिस्टो की फिक्र हो रही है क्योंकि जब जब कैलिस्टो जोसेफिना के खिलाफ कुछ करता है, उससे लड़ता है, तब तब उससे दर्द होता है। इस बारी भी कैलिस्टो को ऐसा ही हो रहा होगा। कैलिस्टो पूछता है कि क्या वो ऐसा दिख रहा है जैसे वो दर्द में है? डेना कहती है नहीं, लेकिन इसकी वजह से तो उसे और भी ज़्यादा फिक्र हो रही है। आखिर कैलिस्टो ने कितने पिल्स खाए ऐसे शांत रह पाने को? कैलिस्टो कहता है कि उसने वैसा कुछ नहीं किया। डेना पूछती है तो फिर? कैलिस्टो कहता है बस ये कहते हैं कि मुझे एक बहुत ट्रबलसम सेवियर मिल गई। कैलिस्टो ने लेटिशिया को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे पता था कि लेटिशिया आखिर में यहाँ आकर रहेगी। कैलिस्टो कहता है वो इतनी ज़िद्दी है कि उसने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि तब भी जब मैंने उसे बताया कि ये खतरनाक हो सकता है। और अपने लोगों की प्रोटेक्शन को लेकर गहरी चिंता होने के बावजूद उसे अपनी खुद की भलाई की बिल्कुल भी परवाह नहीं रहती। मेरी सेवियर इस किस्म की इंसान है। जब कैलिस्टो ने इस बात पर जोर दिया कि आम लोगों को भी रिचुअल में शामिल होने दिया जाए तो जोसेफिना को काफ़ी गुस्सा आया था, लेकिन अब जोसेफिना को लगता है कि उसकी सलाह काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। वो बैंकेट में सबके सामने आ चुकी है। अगर सभी लोग अपनी ही आंखों से प्रोफेसी को देखेंगे तो उसके बारे में जो भी अफवाहें हैं वो सब एक ही में ख़त्म हो जाएंगी। जोसेफिना कहती है शुरू करने से पहले मैं आज यहाँ मौजूद गॉडेस के सभी लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने साफ साफ कहा था कि अभी हो रहे सभी बुरे हादसे गॉडेस के गुस्से की वजह से है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे खबर मिली है कि तुम में से कुछ मेरे बारे में बकवास अफवाहें फैला रहे हो।
कुछ अफवाहों का कहना था कि मैं गॉडेस की शक्तियों को खो रही हूँ, जबकि कुछ और अफवाहों का कहना था कि मैं अब मॉन्स्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। एक अफवाह का तो ये भी कहना था कि मेरी बेटी के शादी के दिन एक प्रोफेसी मेरे पापों के लिए दी गई थी। मैं मानती हूँ कि मैं सारे इल्ज़ामों से आज़ाद नहीं हूँ, क्योंकि मैंने एक घिनौने, खूनी और शैतान को जन्म दिया। ये कुछ ऐसा है जिसके लिए मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी प्रायश्चित करना होगा। जोसेफिना को लेटिशिया को शैतान कहता सुन कैलिस्टो काफ़ी गुस्सा हो पड़ता है। एक हिसाब से मेरी बेटी को उस घिनौने ड्रैगन के वंशज को देना मेरी कोशिश थी अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने का, लेकिन ऑफ कोर्स उतना काफ़ी नहीं होता। इसीलिए मैं गॉडेस से माफ़ी की भीख मांगती रहूँगी। सबके सामने जोसेफिना अभी भी लेटिशिया पर सारा इल्ज़ाम लगाकर बेचारी बन रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत गुस्सा है कि सबकी हिम्मत कैसे हुई उस पर शक करने की, जब इतने सालों तक उसने एम्पायर को प्रोटेक्ट करा है। अगर उनको शांति से इतना पेट भर गया है कि वो कुछ भी अफवाह के पीछे दौड़ रहे हैं, तो मुझे बस उन सबको एक ही मकसद के लिए एक साथ लाना होगा। उस घिनौने राज्य जनस के खिलाफ युद्ध करना उसके लिए परफेक्ट होगा। तभी वहाँ एक रोशनी दिखाई देती है और जोसेफिना कहती है, हमें एक प्रोफेसी दी जा रही है। सभी लोग देखते हैं कि प्रोफेसी वाली स्टोन चमक रही है। लोग सोचते हैं कि ये ज़रूर गॉडेस की पावर होगी। जोसेफिना प्रोफेसी को पढ़ने का नाटक करती है। तुम सब ध्यान से सुनो। तुम्हें डर से कांपने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा क्रोध तुम पर नहीं बल्कि ड्रैगन के वंशजों पर निर्देशित है। जोसेफिना कहती है कि गॉडेस की इच्छा ये है कि ड्रैगन के डिसेंडेंट्स को उनकी सज़ा मिले। जोसेफिना सोच रही है कि इस युद्ध से जितनी भी जाने जाएंगी वो काफ़ी होगी बैलेंस के खिलाफ जाने की कीमत चुकाने को। वो कहती है, गॉडेस की विल का पालना करो और जेनस के राज्य को नरक के आग में जलने दो। तभी वहाँ किसी के कदम सुनाई देते हैं। वो कहती है, क्या आप श्योर हो कि गॉडेस की विल जेनस पर अटैक करना है? लेटिशिया सबके सामने जोसेफिना के आगे खड़ी हो चुकी है। वो कहती है, क्या यही सच में गॉडेस की विल है माँ? ऐसा कहते हुए लेटिशिया अपना नकाब उतारती है और अपना चेहरा जोसेफिना को दिखाती है। लेटिशिया सोचती है, मैं जानती थी कि आप फिर से वही फैसला लोगी। अंत में आपने फिर से जेनस पर हमला करने का बुरा फैसला कर ही लिया। जब मैंने आपको वो शब्द कहते हुए सुना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जिन्हें मैं प्यार करती हूँ उन्हें प्रोटेक्ट करने को मुझे आगे आना ही होगा। इसीलिए लेटिशिया जोसेफिना के सामने खड़ी हो गई है। जोसेफिना उसे देख कहती है, लेटिशिया तू यहाँ क्यों है, मनहूस लड़की? लोग ये सुन बात करने लगते हैं। लेटिशिया, क्या वो औरत लेटिशिया है? मुझे तो लगा था कि वो जेनस की रानी बन गई है, तो फिर वो यहाँ क्यों है? लेटिशिया सबके सामने ऐलान करती है, मैं लेटिशिया हूँ, सेंट जोसेफिना की बेटी। मैं जेनस के राजा किंग डिट्रियन की पत्नी भी हूँ। जोसेफिना चिल्लाती है, यह किसे नहीं पता, मैं पूछ रही हूँ कि तू यहाँ क्या कर रही है? लेटिशिया कहती है, क्योंकि मुझे अभी यही होना चाहिए। ये वो जगह है जहाँ गॉडेस की प्रोफेसी दी जाती है ना? इसीलिए ये तो बस नेचुरल है कि मैं गॉडेस की सच्ची चूजन वन यहाँ हूँ। लेटिशिया अपना हाथ आगे कर कहती है, यूसी एलेक्सार ने फैसला करा है कि मैं सच्ची सेंट हूँ। और जैसे ही वो ऐसा कहती है, उसका एलेक्सार काफ़ी तेज़ रोशनी से चमकने लगता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर एक कमेंट ज़रूर छोड़ना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये है आपका अल्टीमेट मानवा अड्डा।